हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत अच्छा और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज संडे है और संडे में आज हमने कुछ प्रोग्राम किया है कि आज हम कुछ अलग हटके करते हैं और ये हमारा शायद पहला ब्लॉग होगा। तो ब्लॉग में आज हम जो कुछ नया कर रहे हैं वो आज हम आपको दिखाएंगे। मैं और एक और है जो कर रहे हैं क्या। चलिए मिलवाता हूँ मैं आपको कि आज हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि आज हमने कुछ प्रोग्राम बनाया है कि हम कुछ करते हैं। तो मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ किसके पास। किधर है भैया? पहले मैं इधर देखता हूँ, मैं रूम में देखता हूँ है या नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। हेलो भैया, है? ओ, नहीं है भाई, कहाँ हो? हेलो, इधर भी नहीं है। कहाँ चले गए? इधर। हेलो, हाँ जी भैया, इधर भी नहीं है। कहाँ है भैया? इधर देखूं, कहाँ है? हेलो, हाँ जी भैया। अरे इधर भी नहीं है भाई, कहाँ चले गए ये? तो भाई मैं इधर हो सकता हूँ। हाँ जी, किधर है भैया? अरे इधर भी नहीं है भाई। तो गुम गए हैं गुरुजी। तो अब एक जगह बची है जहाँ मैं उनको सिर्फ ढूंढना रह गया है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ और देखूँ कि गुरुजी कहाँ है। क्या गुरुजी है? हाँ जी भैया, क्या बन रहा है? तो हाँ बताओ। मैं सुन रहा था आपको। अ, मैंने सोचा कि आप मेरे को ढूंढ लो पहले। अ, ठीक है। अ, और मुझे ढूंढना इतना मुश्किल तो नहीं है। अ, ठीक है। हाँ जी। तो कर क्या रहे हो आप? ये मुझे कर क्या रहे हो? ढूंढिए। कर क्या रहे हो? देखिए, इनको कहते हैं कैरेट, ओके। गाजर। ओके। ठीक है। हम्म। तो इनका आज हम बनाने वाले हैं। कचूमर। क्या बनाने वाले हो? तो बताओ। इनका हम बनाएंगे हाँ। गाजर पाक। गाजर पाक। एक होता है गजरेला, ओके। एक होता है गाजर गाजर की बर्फी, ओके। और एक होता है गाजर पाक। ओके। तो गाजर पाक इधर हमारे नॉर्थ इंडिया में बनाया जाता है, खास करके हरियाणा पंजाब में। हम्म। तो बहुत अच्छा गाजर पाक होता है। और सर्दियों में क्योंकि गाजर का मौसम होता है सर्दियों में, हम्म। तो सर्दियों में ये बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। स्वीट तो होता ही है, मतलब मिठाई तो है ही है ये। हम्म। लेकिन क्योंकि गाजर अपने आप में बहुत अच्छी है, इसके अंदर विटामिन होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। हम्म। तो गाजर खाना, कच्ची गाजर भी लोग खाते हैं, सब्जी भी बनाते हैं। ठीक है ना। और गजरेला भी बनाते हैं, गाजर की बर्फी भी बनाते हैं। लेकिन हम गाजर पाक बनाएंगे। ओके। तो गाजर पाक में क्या फ़र्क है? और अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, गाजर के हलवा और गाजर पाक में कुछ फर्क है, एक ही है दोनों? नहीं नहीं, दोनों एक नहीं है। हाँ, ओके। उनको बनाने का तरीका भी अलग है। हाँ। और मतलब गाजर का हलवा तो गाजर गजरेला हो गया। ओके। हाँ, गाजर का हलवा भी कहते हैं। तो का हलवे का जो मतलब है, वो हम चम्मच से खाते हैं जनरली उसको। और वो हम बहुत ज़्यादा दिनों के लिए रख नहीं सकते उसको, क्योंकि उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं, जैसे थोड़ा दूध मिला होता है, थोड़ा खोआ मिला होता है। ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। लेकिन ये बर्फी की फॉर्म में होता है जो गाजर पाक होता है। अच्छा। ठीक है। इसको आप 1-2 महीना तक भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और लंबे समय तक इसको यूज कर सकते हो आप। काफी सारा बना के रख सकते हो। बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है इसको, ज्यादा मेहनत लगती है। तो लेकिन इसको आप लंबे समय तक बना सकते हो। हाँ, 2 बार क्या लिए थी आपने? हमने 7 किलो गाजर ली थी। ओके। तो अभी इनको हमने ऐसे थोड़ा सा धो के काट लिया है, और फिर इनको ऊपर से छील लिया है। अच्छा, देखूं कितनी। और भाई इतनी गाजरें आपने छील ली? हाँ जी, हाँ जी। भाई बताओ, मेरे सोते रहते आपने इतना बड़ा कांड कर दिया। तो तो अब इसके बाद क्या प्रोसेस होगा इसका? तो इसको हम अब रख देते हैं हाँ जी। उस तरफ। ठीक है। और अब जो ये गाजरें हैं, हाँ। इसको हम लेके चलेंगे। हाँ। टन 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 टन। टन-टन-टन।
तो इसमें क्या होगा? तो इसमें हम इसको कद्दूकस करेंगे हम। ओके। ये कद्दूकस होगा इसमें। हाँ। ये हमने इसमें लगा दिया इस तरीके से। और इसमें क्या होता है, दो तरीके का है, ये मोटे वाला है, ये पतले वाला है। तो हम थोड़ी मोटी गाजरें लेंगे ताकि उनका जो रेशा है गाजर पाक में, जब बर्फी बनेगी गाजर की तो उसमें रेशा बचा रहे और रेशे का स्वाद आए, जब मुंह में जाएगा तो वो बिल्कुल घुले ना, और वो अच्छा लगे खाने में, गाजर का लगे कि गाजर का कुछ खा रहे हैं हम। तो इसलिए हम थोड़ा सा मोटा कद्दूकस करेंगे। ये मोटे वाला कद्दूकस है। ओके जी। तो ये कितनी देर में सारी गाजरें निकल जाएंगी? तो अभी आपके सामने ही करते हैं। ओके। अभी आपके हम सामने ही करेंगे। ओह माय गॉड। तो देखिए अभी फिर इनको निकाला जा रहा है, इनको पीसा जा रहा है। ये देखो, ये देखो, ये ऐसे। मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। ये लीजिए, लॉक लग गया। तो आप देख सकते हैं कि गुरुजी बना रहे हैं आज संडे को और स्पेशल। और ये गाजरें, ओ तेरी। ओके। थोड़ा सा इसको आगे कर लेंगे। आगे कर लेंगे। क्या हुआ? ये गाजर जो है इसमें फंस गई है। ओके। क्योंकि बड़ी गाजर थी तो हम इसको अभी एक बार मशीन रोक के हम पहले दूध चढ़ा देते हैं। आप देखिए हमारे पास है इतना सारा दूध। ओके। तो ये है 5 किलो दूध। तो 5 किलो दूध जो है हम यहाँ पे अभी गैस ऑन करेंगे बड़े वाली। तो बड़े वाली गैस ऑन कर दी। तो हम 5 किलो दूध इस पे अभी रख देंगे। तो दूध गर्म होगा, उबलेगा और इतने में हमारी गाजरें जो कद्दूकस होती है गाजर तैयार हो जाएंगी। तो फिर हम इसमें गाजर डाल देंगे। ओके। तो ये दूध गर्म हो रहा है अभी? अभी दूध गर्म हो रहा है। ये देखिए कितना बढ़िया ये कद्दूकस हुआ है। अब हम ये एक बार निकाल लेंगे कद्दूकस। देखिए दोस्तों कितना बढ़िया कद्दूकस हुआ है। हाथ मैंने 2 बार साबुन से धोए हैं, तो इसलिए ये मत समझिएगा कि मैं ऐसे ही हाथ लगा रहा हूँ। मैं बहुत हाइजेनिक रहता हूँ, हाइजीन का बहुत ख्याल रखता हूँ। तो जब भी मैं खाना बनाता हूँ तो बहुत अच्छे से कोशिश करता हूँ कि मेरे खाने में कोई कमी ना हो। अब अगला प्रोसेस क्या होगा? तो अगला प्रोसेस ये होगा, क्योंकि दूध गर्म हो रहा है, अभी हम दूध को गर्म होने दे रहे हैं।
दूध कितनी देर गर्म होगा? दूध गर्म होता रहेगा। कितनी देर? काफी देर होगा अभी गर्म। जैसे अच्छा। हम गाजरें करेंगे तब तक दूध काफी गर्म हो जाएगा। एक ओके। उबाला उसमें आ जाएगा, एक दो उबाला आ जाएगा। फिर क्या है, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि दूध फटेगा नहीं। अगर गाजर में कोई ऐसी चीज होगी, कोई किसी किस्म की खटास होगी या कुछ है, तो अगर एक दो उबाला आ जाता है दूध में, तो जो है दूध फटेगा नहीं, दूध ऐसे का ऐसा रहेगा, ताकि हमें बढ़िया। अच्छा, तो ये डिश कहाँ की है जो आप बना रहे हो? ये डिश जनरली मुझे लगता है हरियाणा की डिश है। गाजर पाक जो है हरियाणा और पंजाब का है। पहले हरियाणा भी पंजाब में ही हुआ करता था, महापंजाब होता था जब, तो बाद में हरियाणा बना पंजाब से कट के। अच्छा, तो पहले हरियाणा पंजाब में था? हाँ जी, हाँ जी। ये तो मुझे आज तक पता ही नहीं था। तो ये कैसे, मतलब कब हुआ ये अलग? चलो हलवा बनाते बनाते ये बात थोड़ी चर्चा हो जाए। ये मुझे डेट तो याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये 70s के आसपास, 75 के आसपास या उससे पहले बना होगा, या कोई 60s में, 60-70s के आसपास बना होगा। क्योंकि 84 में जो है, 77 का मेरा बर्थ है, तो 77 में जब थे हम, तो तब हरियाणा था उस समय 77 में। क्योंकि मेरा जन्म पंजाब में हुआ, तो हम इंदिरा गांधी की डेथ के बाद 87 में हरियाणा शिफ्ट कर गए थे। तो जब मैं 10 साल का था, तो इसलिए मुझे पता है कि 77 में हरियाणा था, तो इसका मतलब 77 से कुछ समय पहले बना होगा। तो अच्छा, तो तभी मैं बोलूँ कि पंजाब और हरियाणा का जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ ही क्यों है? तो वो इसीलिए अलग कोई एक सिटी नहीं मिली, तो उन्होंने कहा कि इसी में मर्ज कर देते हैं। चलो, हलवा बनाते बनाते एक महत्वपूर्ण जानकारी मुझे मिली कि हरियाणा भी पंजाब में ही था। ये मुझे नहीं पता था। कैपिटल एक है दोनों का, ये तो मुझे पता था। चलिए बाहर आते हैं उससे। अभी क्या प्रोसेस है आगे? अभी प्रोसेस ये है कि थोड़ी सी गाजरें और बची हैं हमारी, हाँ, वो हम करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से उधर गुरुजी गाजर का हलवा बना रहे हैं। जैसे कि आज संडे है, तो हमने कहा चलो आज मिलते हैं और कुछ नया करते हैं। तो अभी काफ़ी देर हो गई उनको बनाते हुए, तो अभी हम चलते हैं चुपके से और देखते हैं कि वो अभी क्या बना रहे हैं। बोलना मत, चुपचाप चलते हैं। हाँ जी भैया, कहाँ तक पहुंचा प्रोसेस? तो हमने सारी गाजरें कद्दूकस कर ली हैं। ओके। तो कद्दूकस करके अब हमारे पास ये 3 गाजरें बची हैं। हाँ। ठीक है। और ये बहुत अच्छी लाल लाल गाजरें हैं। तो इनका कुछ हम और बनाएंगे। क्या ये मतलब? 3 गाजरें मैंने लालच आ गया मुझे, तो मैंने ये रख ली हैं 3 गाजरें। इनका कुछ खाने के लिए कुछ और बनाएंगे हम, वो हम बाद में बताएंगे आपको। ठीक है। तो अगर आपको पता है अभी तक जो वीडियो आपने देखी है कि मैं इसका क्या बना सकता हूँ इन 3 गाजर का, तो कमेंट करें। तो आप कमेंट करना, जरूर कमेंट करके बताना। और जो जो मेरे भाई मतलब अपनी बीवियों का, अपनी बहनों का, अपनी माओं का किचन में साथ देते हैं, वो जरूर कमेंट करना कि वो किचन में संडे के दिन क्या बनाते हैं। जनरली हमारा क्या होता है, मेरा क्या होता है, मैं अपने घर में संडे को कुछ थोड़ा सा काम करता हूँ किचन में खास करके, और कुछ ना कुछ बनाता हूँ। कभी हम पिज़्ज़ा बनाते हैं, कभी हम कोई स्वीट बनानी होती है। मेरे को कड़ा होता है ना, जो गुरुद्वारे में मिलता है, हलवा कहते हैं जिसको आटे का हलवा, तो वो मैं बहुत ठीक ठाक बना लेता हूँ। मतलब जो खाने वाले हैं वो कहते हैं मैं अच्छा बनाता हूँ, और मुझे भी अच्छा लगता है। तो क्योंकि मीठा खाना मुझे पसंद है, तो इसलिए अच्छा लगता है मुझे। और कड़ा मैं अच्छा बना लेता हूँ, और पिज़्ज़ा मैं अच्छा बना लेता हूँ। कभी कभी हम पिज़्ज़ा बनाते हैं, कभी कभी हम कड़ा बनाते हैं, और कभी कभी हम, जो सर्दियाँ होती हैं तो सर्दियों में हम इस तरीके का गाजर पाक बनाते हैं, ताकि हम पूरा महीना खा सके। 5 किलो दूध लिया हमने इसमें, और 7 किलो गाजरें ली थी, उसमें से थोड़ी कट गई, तो 4-5 किलो गाजरें रह गई होंगी। तो मैं क्या करता हूँ, गाजरें थोड़ी ज़्यादा डालता हूँ। हालांकि जो हलवाई होते हैं या जो यूट्यूबर्स होते हैं जो फेमस हैं, जैसे बरार साहब हैं, अपना रणवीर बरार है, वो कहते हैं कि जितना दूध लो उससे आधी गाजरें लो आप, क्योंकि खोए का स्वाद आएगा। तो खोए का स्वाद आएगा तो खोए की बर्फी खा सकते हैं, खोए का स्वाद लेना है तो हमें गाजरों का स्वाद लेना है। तो इसलिए हम गाजर पाक बना रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ी गाजर इसमें ज़्यादा डालता हूँ, और थोड़ा मीठा भी ज़्यादा डालता हूँ, क्योंकि मुझे मीठा खाने का शौक है। तो अब हमारा दूध जो है उबला तो नहीं है, ये अभी चल रहा है, अभी थोड़ा सा। तो
चलता रहेगा ये, हाँ चलता रहेगा। तो तब तक हम एक ब्रेक ले लेते हैं आपसे। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से गुरुजी अभी लगे हुए हैं, बना रहे हैं। और मैं तो किचन से दूर दूर तक का मेरा नाता नहीं है। गुरुजी बेचारे, मैं देख रहा हूँ कितनी मेहनत कर रहे हैं, वाह। लेकिन अभी ना मेरे मन में एक सवाल आया है। क्या? बताओ, मैं पूछता हूँ। अच्छा, अभी अमृतसर की बात आई तो गुरुजी ने कहा, तो जैसे पंजाबी लैंग्वेज में, हाँ, लड़के को क्या कहते हैं? मुंडा। ओके, तो लड़की को क्या कहेंगे? मैं गुरुजी से पूछता हूँ। चलो चलते हैं। हाँ जी भैया, एक सवाल है मेरे मन में। हाँ, सवाल ये कि जैसे आप पंजाब से भी हैं तो जैसे लड़के को पंजाबी में क्या कहते हैं? मुंडा। और लड़की को कुड़ी। कुड़ी कहते हैं। हाँ। तो लड़के को फिर क्या बोलते हैं? मुंडा। तो फिर लड़के को मुंडी क्यों नहीं कहते? मुंडी तो जो है ये वाली मुंडी होती है, ये वाली। नहीं नहीं, देखो जैसे बकरा बकरी और मतलब हाथी हथनी और ये, तो कुड़ी कुड़ा, कुड़ा क्यों नहीं कहते लड़के को? कुड़ा कुड़ा। देखो ऐसा है, मैं इतना ज्ञानी तो हूँ नहीं कि इसका आपकी ये मासूम जो बातें हैं, इतनी बढ़िया बातें हैं आपकी। एक्चुअली क्या है, मैं बर्तन भी साथ में धो रहा हूँ क्योंकि ये बर्तन मांजने के लिए नहीं है। तो हमारी काम वाली जो दीदी आती हैं तो उनको ज़्यादा काम ना करना पड़े, तो क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है थोड़ा सा, तो मैंने कहा ये धो के रख देता हूँ तो अच्छा रहेगा। ठीक है। देखो मैं बताता हूँ आज ये इन्होंने क्या किया है। आज जितनी भी काम वाली भाई वगैरह आती हैं, इनके अलग अलग टाइम पे इन्होंने सबकी छुट्टी कर दी है। और इन्होंने मुझसे कहा है कि तुम्हें मेरा साथ देना है। और मैं देखो साथ क्या दे रहा हूँ, बातें पेल रहा हूँ। तो अभी 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 आपका काम आएगा। अच्छा। आपसे काम लूंगा, लेकिन मैं वो काम लूंगा जिसमें आप कर भी पाओगे और आपको अच्छा भी लगेगा। बिल्कुल। और मेरी मदद भी हो जाएगी। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि काम आदमी से वही लेना चाहिए जो जिसमें कर उसको सके। अच्छा लगे और वो खुशी खुशी कर सके। नहीं कर सके, नहीं कर तो सब कुछ सकता है बंदा। इंसान कोई ऐसा काम नहीं जो नहीं कर सकता, बट काम उसको वही एलोकेट करना चाहिए जिसमें उसको खुशी मिले। ठीक है ना। और मैं आपको वही काम दूंगा। अभी आप देखोगे वो काम। अभी तो बस ये दो रहा हूँ। अच्छा, तो मैं आपको आपकी बात का जवाब दे रहा था कि मैं इतना ज्ञानी तो नहीं हूँ कि आपको बता सकूँ कि उसको मुंडा। अब ये देखिए, हमारे पास ये एक डस्टबिन है, इसमें हम वेट अलग डालते हैं और ये अलग डालते हैं। तो ये भी मैं धो के एज इट इज देता हूँ, क्योंकि इसको मांगने की जरूरत नहीं। तो आपके जो सवाल था मुंडा और मुंडी या कुड़ा और कुड़ी वाला, वो बड़ा मासूम सवाल है। तो मैं देखो भाषा का इतना ज़्यादा ज्ञाता तो हूँ नहीं। जो पंजाबी है वो गुरमुखी उसकी लिपि है। लिपि जैसे हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी की लिपि देवनागरी है, और जैसे इंग्लिश हम बोलते हैं या लिखते हैं उसकी रोमन है। तो उसी तरीके से गुरमुखी भाषा की उतनी नॉलेज तो मेरे पास नहीं है। तो बट जितनी नॉलेज है उतना बता रहा हूँ। मुझे 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 पता है कि पंजाबी में लड़के को मुंडा बोलते हैं और लड़की को कुड़ी बोलते हैं। ठीक है। ऐसे तो हम कहें कि गुलाब जामुन होती है तो गुलाब जामुन में ना तो गुलाब होते ना तो जामुन होती है, तो उसको गुलाब जामुन क्यों कहते हैं? ये सवाल तो वाजिब है, पूछना बनता है। बट मुझे नहीं लगता कि बहुत लोगों के पास इसका जवाब होगा। अगर आपके पास इसका जवाब है मुंडा और मुंडी या कूड़ा और कुड़ी वाला, या मतलब जो मेरे पंजाबी भाई ये वीडियो देखेंगे तो वो बता सकते हैं कि इसमें क्यों ऐसा बोला जाता है। कुड़ी लड़की को बोला जाता है तो कूड़ा लड़के को क्यों नहीं बोला जाता। अगर लड़के को मुंडा बोला जाता है तो लड़की को मुंडी क्यों नहीं बोला जाता। तो ये मेरे भी सवाल है। मैं देखो मेरा भाई बड़ा मासूम है, तो मैं कभी कभी इसके साथ मैं भी मासूम हो जाता हूँ। तो अगर ये आप कोई जवाब दे पाए
तो बहुत अच्छा लगेगा। देखो मैं भैया पहले ही साफ कर देता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि मतलब मैं कहीं पढ़ रहा था फेसबुक पे तो और किसी ने टी शर्ट ये हमने एक जैसी पहनी हुई है भाई। अरे तो ये प्यार है। तो मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा था कि मैंने फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे बहुत सारी जगह पे ये सुना था कि भाई इस तरीके से ये बोला जाता है, ये होता है। तो चूंकि भाई भी पंजाब में बहुत लंबा समय रहे हैं और हरियाणा में भी रहे, तो मैंने इनसे इसलिए पूछा कि शायद इनको मालूम हो। भाई मैं कोई भी मतलब मेरा ऐसे मकसद नहीं है कि मैं कुछ इसको अदरवाइज बोल रहा हूँ, बस मैं नॉर्मली जस्ट बोल रहा हूँ प्यार ऐसे से। हम तो हाँ प्यार से मजाक ब्लॉग में बना बोल रहे हैं, हाँ मजाक ठीक कुछ है। नहीं। अच्छा वो आपके पीछे घोड़ा है, देख लो कि घोड़ा भाग ना जाए। देखो घोड़ा भाग नहीं सकता, इस बात की मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने उसको रोकने की पूरी व्यवस्था बनाई है। दिखाओ एक बार घोड़ा, दिखाओ जरा पास से। पहले देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एक घोड़े की कहानी बताता हूँ। घोड़ा जब लिया तो ये कह रहे कि घोड़ा भाग ना जाए, तो मैंने कहा घोड़ा नहीं भागेगा। बोले कैसे? तो उससे पहले भी उधर ना दो छोटे छोटे तोते वो रखे हैं, तो उनकी रक्षा करेगा घोड़ा, है ना। अब ये बोले कि घोड़ा भाग जाएगा, मैंने कहा घोड़ा नहीं भागेगा। कैसे नहीं भागेगा? तो घोड़ा इसलिए नहीं भागेगा कि यहाँ पे ना हमने एक छोटा सा छोटू सा टाइगर रख रखा है, और ये बिल्कुल तैयार है भागने नहीं देगा। तो अगर घोड़ा भागने की कोशिश करेगा तो ये रोक लेगा यहाँ पे शेर। तो चलिए बहुत अच्छा लग रहा है, और देखते हैं कि अगला प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा। हाँ जी भाई साहब, कहाँ तक पहुँचा प्रोसेस? तो अब देख रहे हो दूध हमारा उबल गया है बढ़िया सा, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम थोड़ी थोड़ी करके जो है गाजरें डाल सकते हैं। सारी गाजरें डालनी पड़ेंगी इसमें? सारी डालेंगे। और उसके बाद? उसके बाद क्या, उसके बाद होता रहेगा काम। इसको चलाना पड़ेगा फिर क्या? और क्या, वहीं तो आपकी ड्यूटी आएगी। वाह, इतनी प्यारी ड्यूटी, मैं धन्य हो जाऊंगा। तो ये जो मोटी मोटी कटी थी बीच में, ये हम निकाल रहे हैं ताकि हमारा गाजर पाक बीच में खराब ना हो। तो ये कितने दिन तक चल सकता है? ये कोई दिक्कत नहीं है, ये जितने दिन तक बर्फी रह सकती है, 1-2 महीना 3 महीने मतलब रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो कितने टाइम से बना रहे हो आप ये? यार रखना क्यों है, खाएंगे ना। नहीं नहीं वो तो है, लेकिन ये मतलब कितने टाइम से आपने बनाना सीखा? ये तो बचपन से ये चीजें आती हैं, घर पे बनती हैं ना ये चीजें। अच्छा हाँ, बताओ। आपको कभी मैं काजू की बर्फी खिलाऊंगा। अभी आपको पता है एक चीज, आप लोग काजू की बर्फी खाते होंगे बाजार की, वो काजू की बर्फी एक्चुअल में होती नहीं है। काजू उसमें बहुत कम डलते हैं, काजू के नाम पे मूंगफली डाल देते हैं वो। हाँ मूंगफली सस्ती आती है, काजू बहुत महंगे हैं अभी। आई थिंक 1500 रुपए किलो होंगे, 1000-1500 रुपए किलो ऐसा कुछ होगा। तो काजू लोग डालते नहीं है, उसके अंदर मूंगफली मिक्स कर देते हैं। जो अच्छी दुकानें हैं वो कम मूंगफली मिक्स करती हैं, जो थोड़ी सस्ते वाली हैं आपने देखा होगा कि काजू की बर्फी 400 रुपए किलो मिल रही है, कहीं 300 रुपए भी मिल रही है, कहीं जो अच्छी दुकानें हैं वहाँ पे 1000 रुपए किलो मिलती है काजू की बर्फी। यहाँ पे महंगी मिल रही है तो समझ लो कि वहाँ पे मिलावट कम होगी, मिलावट जरूर होगी उसमें, ठीक है, लेकिन वहाँ पे कम होगी। लेकिन यहाँ पे सस्ती मिल रही है, तो सस्ती का मतलब है कि 100% वो मतलब मिलावट है ही है, तो उसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए आप जब भी कोई मिठाई खाएं बाजार की लेके, तो अच्छी दुकान से लेके खाएं, अच्छी दुकान से अच्छे रेट पे लेके खाएं। देखिए मिठाई तो एक ऐसी चीज है कि अगर नहीं भी खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर खानी है मिठाई तो फिर सही चीज खाएं, क्योंकि वो आपके पेट में जाएगी, और आपके पेट में जो चीज गई है वो हमेशा के लिए कहीं ना कहीं आपको फायदा भी पहुंचा सकती है, नुकसान भी पहुंचा सकती है, आपके शरीर को खराब भी कर सकती है। तो इसलिए जो भी चीज़ खाएं वो अच्छी खाएं, वरना मत खाएं। अच्छा, आपने कभी जो गन्ने का जूस होता है उसकी खीर खाई है? नहीं, मैंने कभी नहीं खाई। अरे भाई यूपी में बहुत बनती है वो, खिलवाएंगे आपको। गन्ने की खीर में क्या चावल पड़े होते हैं उसमें? गन्ने के रस में हाँ चावल पड़ते हैं, बहुत प्यारी हो जाती है वो। मैंने जहाँ पे
ये गन्ने का रस निकालते हैं, वो मुझे पता है। हाँ। ठीक है, मैंने नहीं वो दो होता है जो गरम गरम गुड़ होता है। हाँ हाँ तो वो तो मैंने बहुत खाया है ऐसे गरम गरम करके। ठीक है ना, मतलब कोल्हू से निकला हुआ अपना आराम से। तो बट खीर अब मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मैंने कहा। तो मैं बता दूं, जो गन्ने का जो रस होता है, तो जब हम कोल्हू पे जाते हैं तो वो दो तरीके का होता है। एक तो ऐसा होता है कि वो निकल के सीधा बाहर हो रहा होता है, लेकिन जो खीर बनती है उसमें ना एक मैली हटती है उसकी, वो उबलता है। और फिर जब वो उबल जाता है, जो प्योर वाला रस आता है ना, तो उस प्योर वाले रस को हम खरीद के ले जाते हैं घर, और उसमें चावल डल के वो बड़ी सारी खीर होती है। वो आप मैं जल्दी आपको हाँ आप खुद बना लोगे, स्पोर्ट लेने का क्या मतलब है? मैं आज तक मुझे पता नहीं ना भाई, देखो मैं आपकी तरह इतना कामकाजी आदमी नहीं हूँ। तो मेरा तो ये रहा है, रहने दो यार, सारी पोले मत करो। आज खुलने दो, आज खुलने दो पोले, कोई दिक्कत नहीं है आज। नहीं। तो देखो गुरुजी आज कितनी मेहनत कर रहे हैं, और भाई जो इनको जानते हैं वो देख सकते हैं कि गुरुजी से मिलने के लिए आप क्या क्या करना पड़ता है। गुरुजी आज हलवा बना रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने देखने वाले व्यूअर्स को? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी आदमी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने घर में अपने फीमेल मेंबर्स की किचन में थोड़ी हेल्प करें। सच बता रहा हूँ, उनको बहुत अच्छा लगेगा, उनको बहुत अच्छा लगेगा कि आप उनकी मदद कर रहे हो। और कभी कभी आप सरप्राइज भी दे सकते हो उनको। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग अपनी वाइफ के लिए या अपनी मदर के लिए चाय वगैरह बनाते होंगे सुबह, या कॉफ़ी जो भी वो पीती हैं, तो कभी कभी बना भी लेते होंगे। और कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, जो मेरे दोस्त हैं जो शादीशुदा हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा उनकी ड्यूटी है कि सुबह 5 बजे उठना है, और सुबह की जो चाय है, जो सुबह सुबह चाय पीते हैं, वो वही बनाते हैं। उनकी वाइफ उस समय सो रही होती है, तो उनको उठाते हैं चाय के साथ। तो अब सोचो कि आपकी वाइफ सोई हुई है और आप उनके लिए चाय बना के लेके जा रहे हो, ठीक है ना, तो कितना अच्छा लगेगा उनको उठते हुए, उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये छोटी छोटी खुशियां जो हैं, आप अपने परिवार के साथ, आप अपने परिवार को दे सकते हो, बांट सकते हो उनके साथ, और ये आपको करना चाहिए। मुझे लगता है। मुझे एक चीज़ याद आ गई, जैसे आपने कहा, तो मेरी दादी तो अब है नहीं, इंतकाल हो गया अभी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। थोड़े दिनों पहले। तो मेरे पापा रोज सुबह ही उठते थे और दादी को चाय या दूध अपने हाथ से देते थे। बहुत बढ़िया। तो मुझे वो चीज़ याद आ गई, काश आप भी सीख लेते। तो ये मेरे घर में है। और अभी मेरी वालिदा, वो भी अभी उठती है सुबह सुबह, और वो पापा के लिए चाय बनाती है, और कभी कभी पापा भी बनाते हैं। ये कौन सी नई बात है? नहीं, पापा भी बना के देते हैं, कभी कभी पापा भी बना के देते हैं। तो पापा तो आपके अच्छे हैं ही हैं, तभी तो कह रहा हूँ कि आप भी वो सीखो ये चीज। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप अपनी फीमेल मेंबर्स की हेल्प कर, देखो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ये सदियों से रिवाज चला आ रहा है कि जो औरत है वो घर का काम करेगी, आदमी कमा के लाएगा, वो ठीक है। लेकिन अब जमाना बदल गया है, औरतें भी बाहर काम कर रही हैं, फिर भी उनको घर के काम करने पड़ते हैं। आदमी कहते हैं नहीं जी आप ही करो। तो मुझे लगता है कि आपको नहीं लगता कि उनकी डबल मेहनत हो जाती है? पहले वो ऑफिस में काम करके आती हैं, यहाँ पे भी वो काम करती है जो भी काम करती है, और फिर वो घर का आके काम भी करते हैं। तो इसी तरीके से आदमी भी अगर ऑफिस से आकर के अपने घर वालों का हाथ बटाए काम में, किचन में, और साथ में थोड़ी प्यार मोहब्बत की बातें कर ले, है ना, साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले काम करते करते, तो उससे क्या होगा कि आप अगर हस्बैंड वाइफ हैं घर में, तो आप दोनों का बॉन्ड भी अच्छा बनेगा, एक दूसरे से अच्छी बातें भी शेयर कर सकेंगे आप उस टाइम पे, और साथ में उनको मदद मिल जाएगी और काम जल्दी खत्म हो जाएगा, और साथ में आप कोई अपना एंजॉय कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, कोई सीरियल देख सकते हैं, कोई फिल्म देख सकते हैं, बच्चे हैं तो बच्चों के साथ हंस बोल सकते हैं, खेल सकते हैं। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव होगा अगर आप ऐसा करते हैं।
तो कोशिश कीजिए कि आप अपने परिवार के साथ इस तरीके से बॉन्ड, छोटी छोटी खुशियाँ अगर परिवार में आती हैं तो इसका, छोटी छोटी खुशियों का इम्पैक्ट जो है वो मुझे लगता है बहुत बड़ा पड़ता है। और वो खुशियाँ आप दे सकते हो बहुत छोटा सा प्रयास करके, तो मुझे लगता है यार इतना तो आप अपनी फैमिली के लिए कर ही सकते हैं, है ना। तो मतलब बस यही है। और जो फीमेल्स हैं, अच्छा एक चीज और कहना चाहता हूँ इसमें, अब फीमेल्स मेरी बात का बुरा मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा जरूर अभी, जब मैं आदमियों को कह सकता हूँ, उनको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, उनको अपील कर सकता हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आदमियों की तरफ से भी कुछ कहूँ। क्योंकि मेरी ये बात सुन के जितने भी लोग वीडियोस देखेंगे तो मेरी बात सुन के वो ये कह सकते हैं कि देखो जी, हम गए थे उनकी हेल्प करने, लेकिन उन्होंने हेल्प ही नहीं करने दी। ठीक है, अब इसको ऐसे समझ लो कि मैं चुटकुला पढ़ रहा था कि एक सुबह आदमी उठा, उसको चाय पीने की इच्छा थी। सुबह के 4 बजे होंगे, उसको चाय पीने की इच्छा थी। उसने कहा यार चाय पीता हूं मैं, ठीक है, लेकिन उसने, क्योंकि उसकी बीवी ही चाय बनाती थी, तो उसने कहा यार क्या करूं, बीवी को उठाऊं या ना। तो बीवी बड़ी मस्त होकर सो रही थी बेचारी, ठीक है। तो आदमी ने कहा नहीं यार, कितनी प्यारी नींद ले रही है, मैं इसको जगाऊंगा नहीं, मैं ही बनाऊंगा। तो उसने क्या करा, अपना गया किचन में और चाय बना के ले आया वो, और उसने पी ली चाय। तो बीवी की आंख खुल गई, ठीक है। बीवी ने कहा अरे मेरे को जगा लेते, मैं बना लेती चाय, ठीक है। तो बीवी उठी, किचन गई और फिर आके पति को कहती है ताना मारते हुए कि उस वहां से चले गए। एक सेकंड, हाँ क्या बोलती है? नहीं बंद कर दो, आवाज नहीं आएगी। लाइट जला दो बस, वो बंद कर दो। उधर से, हाँ ये, हाँ। तो ताना मारते हुए कहती है कि जिस भिगोने में जो तुमने वो चाय बनाई है वो तो सब्जी बनाने वाला था, ठीक है। कहता अच्छा। अब वो उस बेचारे को गिल्टी होती है कि यार मैंने सब्जी वाले भिगोने में चाय बना ली, ठीक है। चलो जी, बात खत्म हो जाती है, ठीक है। तो अब वो वैसे ही पूछता है कि अच्छा वो चाय वाला भिगोना कहाँ है? कहती है उसमें तो मैंने दाल बना रखी। भाई वो फिर उसका जवाब क्या था? अब आदमी ये कह नहीं सकता है, मजबूर है। अगर कहेगा तो लड़ाई हो जाएगी, ठीक है ना। बात काटनी हो जाएगी। मतलब अब सोचने वाली बात है कि सब्जी वाले भिगोने में चाय नहीं बन सकती, लेकिन चाय वाले भिगोने में दाल बन सकती है। तो मुझे एक चीज याद आ गई। मैं एक फेसबुक पे पढ़ रहा था, तो जो आपने शेर सुनाया उसी से रिलेटेड है। सुनो भैया जी, बीवी से बहस, जिंदगी तहस। तो इसलिए नहीं चाहते हो, ये अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। लो जी देखो, ये दिखाऊंगा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये अब ये देखो, अब ये पूरा आ चुका है इस पे। अब आगे की कार्यवाही यही बताएंगे कि क्या करना है। हाँ भैया क्या करना? हाँ जी भैया। तो अब हम देखेंगे कि ये जो है अब ये क्या हो गया? अब जो गाजरें हैं ये देखो, आप देखोगे दूध के अंदर बिल्कुल चली गई है अंदर, ठीक है। आपने गाजरों को डुबा दिया है, गाजरें डूब गई हैं दूध में। अब ये क्या है, गाजरें और दूध में बड़ा प्यार है, ठीक है। अभी इनकी सगाई हुई है, ठीक है। अभी गाजरों की और दूध की सगाई हुई है, अभी हम इनकी शादी कराएंगे इसमें मीठा डाल के, ठीक है। तो मीठा भी डालेंगे, घी भी डालेंगे। घी आग लगाने का काम करता है। तो घी आग लगाने का काम करता है, मीठा मुंह मीठा कराने का काम करता है। तो हम दोनों काम करेंगे। नहीं, फिर हम देखेंगे
फिर हम देखेंगे कि गाजर और दूध में आपस में बनती कितनी है। नहीं, आप आग लगा के जो है मुंह मीठा करोगे। देखो क्या होता है, यहाँ पे प्यार होता है, वहां पे कड़वाहट भी होती है। अगर सिर्फ प्यार होगा तो वो बहुत ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। थोड़ी अनबन भी होनी चाहिए, थोड़ी नोक-झोंक भी होनी चाहिए। तो रिलेशनशिप का मजा ही ये है। तो गाजर और दूध की जो रिलेशनशिप है ये हम आपको दिखाते रहेंगे, और आप देखोगे कि अभी गाजरे और दूध मिक्स हो गया है और बहुत अच्छा लग रहा है ये। ठीक है, देखो कितना बढ़िया लग रहा है, देखो देखो कितना अच्छा लग रहा है, टेक्सचर कितना अच्छा रहा है इसका। वाह, है ये गाजर के हलवे की तरह लग रहा है। ये अभी हलवे की तरह लग रहा है। इसमें मैं ऐसा करूंगा, आपको जब थोड़ा पक जाएगा खाने के लिए दूंगा थोड़ा सा, आप देखना कि इनकी मंगनी जो सगाई है वो ठीक ठाक हुई है या नहीं है। नहीं, तो शादी चलेगी या नहीं चलेगी। तो उसके बाद इनकी जो बॉन्डिंग है और अच्छी हो जाएगी। और ये होता भी है कि जैसे हम कहते हैं दो जिस्म एक जान है। ठीक है, तो हम दूध और गाजरों को हमने मिला दिया है। ठीक है, अब इनकी जो दो जिस्म है वो आपस में मिलेंगे और ऐसे घुल मिल जाएंगे कि आप गाजर को और दूध को अलग नहीं कर सकते। तो हमें इससे सबक क्या मिलता है, जैसे हम रिलेशनशिप के वीडियोस बनाते हैं तो रिलेशनशिप में हम क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं कि आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ा के रखो, जो छोटी छोटी गलतफहमियां वो दूर करके रखो, अपनी जो आपकी ईगो है उनको साइड में रखो, क्योंकि रिलेशनशिप में ईगो की कोई जगह नहीं है। ठीक है, तो ईगो अगर आप साइड में रखोगे, अगर ईगो को आप अपनी रिलेशनशिप में नहीं लेके आओगे, ठीक है, तो आपकी रिलेशनशिप बड़ी स्मूथ चलेगी। कभी आपको झुकना पड़ता है और कभी सामने वाले को झुकना पड़ता है। तो अगर आप ये दोनों ये चीज समझ के चलोगे तो बहुत मजा आएगा। तो गाजर और दूध का भी यही है कि आपका रिलेशनशिप गाजर और दूध जैसा होना चाहिए, गाजर पाक जैसा होना चाहिए कि कोई इसको अलग ना कर सके। कोई कितनी ही बातें बनाए आपके रिलेशनशिप के बारे में, कोई कुछ भी कहे आपके बारे में, चाहे वो आपकी फैमिली के मेंबर हो, चाहे बाहर वाले हों, चाहे आपके कुलीग्स हो, वो आपको कुछ भी कहें, लेकिन आपको अपनी रिलेशनशिप के बीच में किसी को नहीं आने देना। जब कोई नहीं आएगा तो आपकी रिलेशनशिप बड़ी स्मूथ चलेगी, लॉन्ग टर्म में चलेगी और आपको भी बहुत मजा आएगा। क्योंकि मैं जो केसेस देखता हूं अभी, जैसे हमने कल लाइव आके बोला अतुल सुभाष के बारे में, उसकी डेथ हो गई, उसने सुसाइड कर लिया, और ऐसे कई लोगों ने पहले भी सुसाइड किया है लेकिन वो हाईलाइट नहीं हो पाए क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई। तो जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चलती हैं उनको लेकर के ये सारी चीजें हुई। तो उसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर रिलेशनशिप आपने चलानी है, अच्छी चलानी है, तो हमारे आज के जो गाजर पाक है इससे सीख सकते हो कि आप जब ये गाजर पाक बन जाएगा तो गाजर को दूध से आप अलग नहीं कर सकते। तो आपका रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए। भले ही बीच बीच में आप उसमें घी डाल के आग लगाओ, लेकिन बाद में मीठा खिलाते रहो। नहीं, ये देखो फैक्ट है। आप देखो किसी से भी आप सीख सकते हो, आप किसी से भी सीख सकते हो। आप सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई जगह नहीं होती, कोई टाइम नहीं होता, आप किसी से भी सीख सकते हो। तो आपको कोई भी सिखाए आप सीख लो उससे। मुझे मेरी आसपास की चीजें मुझे सिखाती हैं, अब मैंने इसमें से निकाल लिया कि हाँ भाई इस तरीके की है, तो मैं ये एग्जांपल आगे भी दे सकता हूँ और अभी भी दे रहा हूँ आपके सामने। तो जो लोग सीखना चाहते हैं ऐसे सीख सकते हैं कि भाई रिलेशनशिप के बीच में कोई ना आए। तो अगर रिलेशनशिप के बीच में कोई नहीं आएगा तो आपकी रिलेशनशिप स्मूथ चलेगी, आपका माइंड अपसेट नहीं होगा, आप अच्छा काम कर पाओगे, आपके अंदर एनर्जी होगी। ठीक है, और अच्छा, दिमाग ठीक रहेगा। बहुत बढ़िया। जब आप टॉपिक छिड़ी गया है तो मैं एक टॉपिक मैं बात करूंगा। जैसे आपने बताया कि गाजर पर हम बना रहे थे, ब्लॉग बना रहे थे, लेकिन अब ये बात सीरियस हो चली है। तो जैसे आपने कहा कि आपके बीच में कोई ना आए, लेकिन कोई ना आए वो एक अलग बात है, लेकिन आप खुद ही खुराफात पैदा करने लगो एक दूसरे के लिए, तो फिर आप क्या कहोगे उसमें? आप गुरुजी बताओ क्या। देखो खुराफात आप कब पैदा करते हो? लेट्स सपोज मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि एक माँ है, वो बच्चे को पाल पोसती है, पहले 9 महीने पेट में रखती है, फिर बड़ा करती है, उसके मतलब पता नहीं क्या क्या करती है, मतलब हमें तो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन एक माँ अच्छे से जान सकती है कि वो एक बच्चे को बड़ा करने में कितना कुछ करती है। मतलब हम जानते हैं थोड़ा सा, लेकिन महसूस नहीं कर सकते। तो वो जो माँ का प्यार है बच्चे के लिए, ठीक है, वो एक शुद्ध प्यार होता है, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं होती, जब तक बच्चा कोई ऐसी बड़ी गलती ना कर दे।
एक फोन ले लूं जरा। बात अधूरी रह गई थी। तो पहले ये बर्तन भी साथ के साथ धो लेते हैं थोड़े से। आ जाओ इधर ही, तब तक वो हो रहा है अपना काम। ठीक है। हाँ जी, तो बात पूरी करें। तो आपने कुछ पूछा था, क्या पूछा था आपने? मतलब आपने कहा था ना कि हाँ, तो मैं कह रहा था कि जैसे एक माँ होती है, वो बच्चे अपने बच्चे से प्यार करती है, उसको अपना बच्चा सबसे ज्यादा सुंदर लगता है, चाहे वो कितना ही काला हो, चाहे वो कितना ही करूप हो, लेकिन एक माँ को उसका बच्चा सबसे प्यारा लगता है दुनिया का। वो होता है सच्चा प्यार। ठीक है ना? तो उसमें कोई मिलावट नहीं होती, क्योंकि जो माँ अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करती है, उसके प्यार में मिलावट नहीं हो सकती जब तक बच्चा कोई बहुत बड़ी कोई ऐसी गलती न कर दे। ठीक है ना? हमने एक दो फिल्में देखी हैं जिसमें माँ अपने बच्चे को गोली मार देती है, जैसे हमने शायद वो संजय दत्त की फिल्म थी वास्तव। हाँ 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 हाँ, वास्तव, जिसमें वो गैंगस्टर बन जाता है। तो उसमें जो माँ ही अपने बेटे को गोली मार देती है। संजय दत्त कहता है मुझे मुक्ति दे दे माँ। हाँ, तो वो गोली मारती इसलिए नहीं मारती कि उसको हाँ, उसमें भी प्यार है, उसका प्यार है। हाँ। तो ये चीज है। तो मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर ये प्यार है, एक पति पत्नी के बीच में इस तरीके की रिलेशनशिप है, तो फिर आपके बीच में कोई नहीं आ जाता। आपने पूछा था कि खुराफात अगर किसी के दिमाग में चल रही है, खुराफात कब होती है? खुराफात तब होती है जब आप दूसरे बंदे को पसंद नहीं कर रहे किसी भी वजह से। तो या तो आपकी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं है उनके साथ, या आपको उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तो तब आपके बीच में कुछ चीजें आती हैं जिसकी वजह से आप कोई खुराफात करते हो और आप सामने वाले को नीचा दिखाते हो। तो वो आप ये दो वजह से हो सकता है। एक मतलब ये रीजन हो सकते हैं कि हाँ, कोई वास्तव में आप दोनों के बीच में अनबन है, कोई रीजन है, या फिर आपका दिमाग ही खुराफाती है। कई लोग ऐसे होते हैं ना जो खुराफात उनके अंदर चलती रहती है। तो मुझे लगता है कि भाई आप अपनी माँ के साथ तो खुराफात नहीं करोगे, अपनी बहन के साथ खुराफात नहीं करोगे, तो जब अपनी माँ के साथ बहन के साथ खुराफात नहीं करोगे तो अपनी बीवी के साथ क्यों कर रहे हो भाई? अपनी बीवी के साथ भी मत करो। क्या वो किसी की लड़की नहीं है, किसी की बहन या किसी की बेटी नहीं है वो? तो आप उतनी ही इज्जत उसके साथ भी करो और उतना ही ख्याल उसका भी रखो जितना आप अपनी बहन और माँ का रखते हो। ठीक है? तो मुझे लगता है कि उसमें आपको खुराफात नहीं करनी चाहिए। और अगर लड़की करे तो? लड़की करे वो भी गलत है, और वो भी भाई ये चीज तो दोनों पे लागू होती है ना। अगर लड़की कर रही है ऐसा कुछ, तो इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ मामला है, मामला इन द सेंस कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से उनकी रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो मैंने इसीलिए तो कहा कि रिलेशनशिप ऐसी होनी चाहिए जिसमें बीच में दरार ना हो कोई। ठीक है? गाजर के हलवे जैसी, या गाजर पाक जैसी, या गाजर की बर्फी जैसी, जिसमें आप गाजर और दूध को अलग ना कर पाओ। ठीक है? तो जब वो चीज होती है तो फिर आपको दिक्कत नहीं होती है। कैसे हैं सब लोग? तो अभी जो गाजर पा है वो उबल रहा है, और गुरुजी यहाँ पे आन के सो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि इनसे कुछ सवाल पूछता हूँ। तो चलो इनको उठाते हैं और इनसे कुछ सवाल पूछते हैं। हेलो भैया, हेलो हेलो, सो कैसे सकते हो आप? सोना नहीं होता भैया। यार तुमने मुझे ये सोने किसने परमिशन दी आपको, ये बताओ पहले। गाजर पाक में गाजर पाक बना के इतना थक गए, वैसे तो अभी करे थे फिर। मैंने सगाई करवाई है, वो मुझसे बहुत खुश है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, आप थोड़ा आराम कर लो जाके। हाँ, है, तब तक हम थोड़ा प्रेम प्यार बढ़ाते हैं। तो वो अपना गाजर और दूध जो है अपना प्रेम प्यार बढ़ा रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे आराम कर रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो उधर झगड़ा हो जाए, आप यहाँ आन के उन्हें डाल के जो है सो रहे हो। देखो, जब कहीं झगड़ा होता है दो लोगों के बीच में, तो
पड़ोसियों को ही नहीं, पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है। तो मैं तो बिल्कुल पास में बैठा हूँ, ठीक है ना, मैं तो उनका पंडित हूँ, हैं, उनकी उनकी उनका मिलन कराने वाला हूँ मैं तो मेरे को क्यों नहीं पता चलेगा? मेरे को सबसे पहले पता चलेगा, क्योंकि बिचौलियों को सबसे पहले पकड़ते हैं, है ना, आपको पता ही होगा, है ना। तो बिचौलियों को सबसे पहले पकड़ते, तो अगर उनके बीच में झगड़ा हो गया तो सबसे पहले वो मुझे पकड़ेंगे। तो इसलिए कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। फोन ले लेता हूँ मैं बीच में। तो भैया ये बताओ, आज गाजर पाव बनाने का आपके दिल में ख्याल कैसे आया? मेरे दिल में ख्याल आते ही रहते हैं। किसके? किसके? तो मेरे दिल में बहुत ख्याल आते हैं, और कभी कभी बहुत अच्छे ख्याल भी आते हैं, थोड़े से कभी कभी बुरे भी आते हैं, लेकिन ख्याल बहुत आते हैं। तो जो अच्छे ख्याल है वो बताओ पहले। ख्याल ये है कि मीठा खाना मुझे पसंद है, जैसे सभी मेरे जानने वाले मुझे जानते हैं और घर वाले भी जानते हैं। तो अब हमने बहुत सालों से, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि मीठा खाना बहुत सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। एक टाइम था जब हम शाम को डेली बाजार से कुछ ना कुछ मिठाई या समोसे वगैरह मंगाते थे। तो पिछले 5-7 साल में से हमने क्या पैटर्न अपना चेंज कर दिया, क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है। तो उस वजह से हमने 3 चीज़ें जो हैं वो मतलब अपनी लाइफ से मतलब एक किस्म से निकाल दी। पहला तो हम मैदा नहीं खाते हैं, बहुत कम मैदा खाते हैं, कभी कभार 2-3 महीने में एक बार पिज़्ज़ा खाते हैं। पहले हम हर हफ्ते पिज़्ज़ा खा लेते थे, लेकिन पिज़्ज़ा एक अच्छी बात ये है कि पिज़्ज़ा हम घर पे ही बनाते हैं, ठीक है। तो पिज़्ज़ा का जो बेस है वो भी घर पे बनाते हैं, पिज़्ज़ा का जो टॉप होता है वो भी घर पे, मतलब सारा चीज़ें घर पे बनाते हैं, कोई बाहर से कुछ नहीं मंगाते हैं। तो वो हेल्दी रहता है, थोड़ा सा ठीक रहता है। बट वो अभी हमने, क्योंकि उसमें मैदा तो बेस होता ही है उसमें, तो वो हमने खाना बहुत कम कर दिया। 2 महीने में कभी कभार खा लेते हैं, वो भी इसलिए खा लेते हैं कि डाइजेशन ऐसा खराब ना हो जाए कि कभी खाएं तो पता चले कि पेट ही खराब हो गया, है ना। तो संतुलन बना रहे। संतुलन बना रहे, तो संतुलन बनाने के लिए कभी कभार खा लेते, टेस्ट भी लगता है और हमें भी लगता है कि हमने बनाया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें हम सब्जियां, मतलब जो टॉपिंग्स होती हैं वो बहुत अच्छी डालते हैं, मतलब तो बहुत बढ़िया वेज पिज्जा होता है। तो दूसरा हमने उसमें से एक चीनी निकाली उसमें से, कि चीनी हम कम से कम खाएंगे। और हमने अपने आप से वादा किया कि हम कभी भी बाजार से मिठाई लेके नहीं खाएंगे। अच्छा। बाजार से लेके मिठाई नहीं खाएंगे। पिछले 5-7 साल में ये हमारा रिकॉर्ड है कि हमने कभी बाजार से मिठाई खरीद के नहीं खाई, ठीक है। हम मिठाई 2 तरीके से खाते हैं, या तो किसी की आ गई मिठाई तो वो थोड़ी सी खा ली, या हमने घर पे बना ली तब खा ली। तो अब ये बताओ, जैसे अभी गाजर पाव बन रहा है और आपने कहा कि महिलाओं का साथ दें पुरुष, है ना, और उनका हाथ बटाएं, तो कितने % भारत के अंदर और कितने % भारत से बाहर, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो उनके हस्बैंड हैं वो अपनी वाइफ का साथ देते होंगे? पहले बात करते हैं भारत में। बहुत कम होंगी, मुझे लगता है 1-2% ही होंगी भारत में। और भारत से बाहर? भारत के बाहर तो लोग काम करते हैं। देखो उसका कारण क्या है कि वहाँ पे जॉइंट फैमिली जनरली नहीं होती है, न्यूट्रल फैमिली होती हैं, और वहाँ पे सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। आपको कपड़े भी वॉश करने हैं, वो भी खुद ही करने हैं, आपको सफाइयाँ भी करनी है, वो भी खुद ही करनी है। तो वहाँ पे तो एक सिस्टम ही ये है कि आप जैसे ही होश संभालते हो आप कुछ ना कुछ करने लगते हो। जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं वो काम करने लगते हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, अखबार बांटना शुरू कर देते हैं, कुछ छोटी छोटी जॉब करना शुरू कर देते हैं। मैंने सुना था जो बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं पूर्व में, उनकी बेटी किसी रेस्टोरेंट में काम करती थी जब वहाँ पे बहुत आम है ये चीज। वहाँ पे एक कल्चर है, वहाँ का कल्चर है। वो कहते हैं कि भाई खाली नहीं बैठना, वो कुछ ना कुछ करना है, 2 पैसे कमाने हैं, अपने आप को बिजी रखना है। उसमें आपको नॉलेज भी मिलती है, आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है, आप थोड़े पैसे भी कमा लेते हो, आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलती है कि आपने खुद काम किया। तो वहाँ पर ये कल्चर है कि वहाँ पे बैठ के कोई नहीं खाता, अच्छे से अच्छे
परिवार के जो बच्चे हैं वो काम करने निकलते हैं, काम करते हैं, पढ़ाई भी साथ में करते हैं और आगे चल के कुछ अच्छा बन भी जाते हैं। तो अब जब आपने बात बता दी और आप जिस तरीके से अभी बना रहे थे सारा कुछ, तब जो भारतीय महिलाएं हैं उनकी उम्मीदें जाग गई है कि हमारे हस्बैंड भी ऐसे काम कैसे करें। तो मैंने अभी एक फोटो खींचा था जब जिस वक्त आप काम कर रहे थे, तो वो फोटो मैंने अपनी एक कोलीग को भेजा था, तो उसने उसका नीचे लिख के आया था, वाह वेरी नाइस, दिस इज द वेरी हस्बैंड मटेरियल प्रोडक्ट। तो महिलाओं को कहीं ना कहीं लगता है कि भाई ऐसा बंदा हो कि भाई उसके लिए वो ऐसे किचन में कभी कभार, कंटिन्यू नहीं, कभी कभार काम करे। तो ऐसे क्या ट्रिक आप देंगे हमारी भारतीय महिलाओं को जो उनके हस्बैंड भी उनके साथ इस तरीके से कभी कभार उनके काम में हाथ बटाए? तो सबसे पहले जिस आपकी फीमेल कुलीग ने ये बोला कि मैं अच्छा हस्बैंड मटेरियल हूँ, मैं दिखा सकता हूँ आपको, देखो तो मैं एक उसको सेकंड, मेरी नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। आपने मैं इनको भाई साहब को दिखा रहा हूँ, देखो मैंने भेजा, आपका फोटो है, देखो, और देखो क्या लिख रहा है, परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल। तो अच्छी बात है, मतलब मुझे लगता है कि ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा कि औरत को ही काम करना है घर का, ऐसा किसी मतलब ग्रंथ में नहीं लिखा, ठीक है। जो एक गृहस्थी होती है, जो एक फैमिली होती है, फैमिली में सभी लोग सभी काम कर सकते हैं। महिलाएं जब बाहर का काम कर सकती हैं तो पुरुष घर का काम या किचन का काम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। एक मिनट दो मुझे, मैं देख के आया था। तो भाई साहब ये अभी उबल रहा है, थोड़ा चख के देखो, मैं गजरेला टाइप का बना के लाया हूँ तुम्हारे लिए। तो भाई ये गाजर पाका एक है, मतलब ये तैयार हो चुका है पूरा? नहीं तैयार तो नहीं बहुत है। टाइम लगेगा। तो मैं इसका टेस्ट लेता हूँ पहले, फिर हम कंटिन्यू करेंगे थोड़ी बातचीत को। गाजर गल गई? हाँ गल गई, मतलब सॉफ्ट हो गई है, हाँ गल जाएगी अब थोड़ी देर में। हाँ। अच्छा लग रहा है ना खाने में? ये जब बन जाएगा तो और अच्छा लगेगा। अरे है भाई, बहुत बढ़िया है। तो इसकी रेसिपी भी ये बता देंगे आपको, और इसमें रेसिपी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, सभी लोगों को पता ही होता है, इतना कोई इसमें महान काम मैंने किया नहीं है कुछ। ये तो ठीक है, संडे होता है तो थोड़ा फैमिली का दिन होता है और हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ अपने घर में करते रहें ताकि घर में हमारा योगदान बना रहे। तो घर में अपना योगदान बना रहना चाहिए। ये तो हो गई बढ़िया। और ये क्या बनता है, कैसे बनता है, ब्लॉग आप देख ही रहे हैं इसमें सब कुछ। अब इसके बीच में जो ये घुलता है उसका टाइमिंग निकाल के मैंने सोचा कि थोड़े से कुछ सवाल जवाब पूछ लिए जाए। हाँ जी। तो मैं वापस वही आता हूँ कि भारतीय महिलाएं ऐसा क्या करें कि उनके हस्बैंड भी उनके साथ किचन में जाके उनके साथ काम में हाथ बटाए कभी कभी। देखो ताली कभी भी ना, और देखो मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ उनसे, मैं महिलाओं की तरफ से ये सवाल पूछ रहा हूँ। एक पॉडकास्ट में भाई साहब गए थे और वहां पे उस जो पॉडकास्टर था उसने ये पूछा कि कितनी महिलाएं और कितने जेंट्स चीट करते हैं एक दूसरे को, तो उसमें रेशियो किसका ज्यादा है? भाई साहब ने बोल दिया कि लड़कियों का ज्यादा है। अब मैसेज आने लगे पूरी टीम के पास, इनकी सबके पास कि नहीं जी राहुल जी ने ऐसे बोल दिया। फिर इनको बताना पड़ा डिटेल में कि मैंने ऐसे नहीं ऐसे बोला है। तो आज महिलाओं की बात रखी है आप पहले। तो जैसे कि पॉडकास्ट में हमने बोला कि महिलाओं के अफेयर अभी ज़्यादा हैं, क्योंकि ये मैं किस आधार पे कह रहा था, मैं अपने जो मेरे पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, जो लोग मेरे पास आते हैं, विक्टिम्स आते हैं जो इंसाफ की मांग करते हैं, जस्टिस की डिमांड करते हैं, और तो जो पॉडकास्ट में मैंने बोला कि महिलाओं के केस ज़्यादा, बहुत बढ़िया था, थैंक यू। ओके, तो मैंने बोला कि महिलाओं के अफेयर ज़्यादा हो रहे हैं आजकल। उसका कारण ये है कि हमारे कानून में महिलाओं को एक प्रोटेक्शन है
कि उनके खिलाफ अगर कोई उनका अफेयर चलता तो उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, आदमी के खिलाफ हो सकती है। तो इस वजह से मतलब क्योंकि उनको एक कानून की शील्ड मिली हुई है। जो मेरे पास लोग आते हैं वो विक्टिम जो होते हैं वो मेल ज़्यादा होते हैं। तो और जितना मैं पढ़ता सुनता हूँ न्यूज़पेपर्स में और चीज़ों में, वो मैं देखता हूँ कि विक्टिम आज की डेट में आदमी ज़्यादा होते हैं। महिलाएं भी हैं विक्टिम, लेकिन पुरुष ज़्यादा है, क्योंकि महिला को एक कोर्ट ने अधिकार दे दिया तो वो बहुत सारी महिलाएं उसका गलत इस्तेमाल करती हैं अपने पति के खिलाफ, अपने पति के परिवार के खिलाफ। जैसे आपने अतुल सुभाष वाला केस देखा है, तो ये तो ताज़ा बिल्कुल उदाहरण है और बच्चा बच्चा जानता है। इसके बारे में हमने कल भी बात की थी, इससे थोड़ी देर पहले भी बात की थी। तो उसी तरीके के केस बहुत आ रहे हैं हमारे पास। इसलिए हमने ये कहा, उससे नुकसान ये होता है कि जब एक महिला झूठा केस करती है और जो सच्चा केस करने वाली है, तो जो पुलिस वाले हैं और जो वकील हैं, जो जजेस हैं, उसको भी उस नज़र से कई बार देखना शुरू कर देते हैं कि अच्छा ये तो झूठा केस हो सकता है। तो इससे दिक्कत क्या होती है कि जो एकदम से जस्टिस एक सच्ची महिला को मिलना चाहिए था, जो वाकई विक्टिम है, उसको इसलिए इंसाफ नहीं मिलता क्योंकि बहुत सारे मुकदमे ऐसे आ गए, बहुत सारे मुकदमे ऐसे आ गए। तो उसमें जो उसका सच्चा केस है वो कई बार दब जाता है और उसको जस्टिस नहीं मिल पाता। तो कहने का मतलब ये है कि जो ओरिजिनल लोग होते हैं, महिलाएं हैं चाहे पुरुष जो है, विक्टिम है, जो विक्टिम है, वो बेचारे उनको कहीं इंसाफ मिलने में देरी हो जाती है और बहुत देरी हो जाती है। जैसे ये अतुल वाला एक केस चल रहा है इसमें, तो इसलिए तो वो ठीक है, ये क्लियर कर दिया इन्होंने कि किस लिए इन्होंने कहा था, और उसमें मेरे ख्याल से वो आंकड़ों के साथ कहा था। लोग समझने में, जो फीमेल थी उन्होंने समझने में देखो क्या दिक्कत क्या होती है हमारे साथ, हम उतनी ही बात समझते हैं जितनी हमारे काम की होती है, लेकिन हम पूरी बात समझे बिना हम जज कर लेते हैं कि इस बंदे ने ऐसा क्यों बोला। ठीक है, मैं महिलाओं के हमेशा साथ होता हूँ। जब भी कोई महिला, कोई विक्टिम आती है हमारे पास, तो हमारी उसके प्रति सिंपैथी भी होती है और हम कोशिश करते हैं कि उसका काम अच्छे से करें, कम से कम पैसा लें उससे और अच्छे से उसको सर्विस दें। हमारी टीम में भी ज़्यादातर महिलाएं, आपको पता ही है, ठीक है ना। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि महिलाओं का जितना साथ दे सकते हैं, क्योंकि सदियों से महिलाएं प्रताड़ित होती आ रही हैं पुरुषों के द्वारा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी काल चक्कर जो है ना वो घूम गया है, कानून उनके फेवर में आ गया, काल चक्कर घूम गया है। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब आदमियों के ऊपर अत्याचार बहुत बढ़ेंगे, अभी और बढ़ेंगे, आने वाले 5-7 साल 10 साल के अंदर और बढ़ेंगे। आदमियों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनको तैयार रहना चाहिए कि उनके ऊपर कभी भी दहेज का केस हो सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो सकता है, अननेचुरल सेक्स का केस हो सकता है और ऐसे ही अनगिनत केस हो सकते हैं। तो ये तैयार रहना चाहिए। ये बात कह करके आप लोगों को ये कह रहे हैं कि भाई शादी मत करो? नहीं, मैं डरा नहीं रहा हूँ किसी को, मैं सतर्क रहने के लिए बोल रहा हूँ, सावधान रहने के लिए बोल रहा हूँ। ओके, मेरा हमेशा एक कहना है, शादी से पहले जांच है जरूरी। अगर आप शादी से पहले जांच कर लोगे अपने पार्टनर की, चाहे जो वो महिला हो चाहे पुरुष हो, जांच कर लोगे तो आपको उसके बारे में काफी चीजें पता चल जाएंगी और आपकी मैरिज जो है वो हैप्पी हो सकती है आने वाले दिनों में। लेकिन अगर आप आंख बंद करके सिर्फ एक महिला से मिले, आप उसकी खूबसूरती देखी, थोड़ा बहुत इधर उधर देखा कि हाँ इसकी एजुकेशन ठीक है, इसका ये चीजें ठीक है, जितना उसने बताया वो ठीक है, तो आपने शादी कर ली उससे। अब आपको उसका बैकग्राउंड नहीं पता, आप उसने पहले कोई शादी की हुई है, कितने बॉयफ्रेंड रहे उसके, या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपको कुछ भी नहीं पता। ऐसे आदमियों के बारे में, औरत ने आदमी की देखा, इनकम ठीक है, घर अपना है, कुछ चीजें देखी और उसके बाद शादी कर ली। उसने ये नहीं देखा कि ये कोई फ्रॉड तो नहीं है बंदा, ये पहले कोई शादी तो नहीं कर चुका, कितनी इसकी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, और ये मैरिज मटेरियल है भी नहीं, जैसे अभी आपने बोला परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल। तो हम कहते हैं कि सामने वाला उसने देख करके यकीन कर लिया, देख के यकीन, जो उसके सामने जो फोटो गया, हाँ, उसको ये नहीं, उसने अगर वो देखे भाई वो पहले छानबीन करे या कुछ दिन टाइम आपके साथ बिताते तब करे कोई चीज। हाँ, तो अभी भी हमारे समाज में क्या है कि लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं, थोड़े दिन बात करते हैं और जो बातचीत एक दूसरे के साथ करते हैं, जितनी वो एक दूसरे को बताते हैं, उसी को सच मान के लोग शादी कर लेते हैं।
ठीक है, ये आज भी चलन है, आज भी उसका बैकग्राउंड चेक होता ही नहीं है, ना आदमी का होता है ना औरत का होता है। अच्छा चलो यहाँ से ना हम थोड़ा पीछे जाते हैं, क्योंकि अभी गाजर पार्क जो है वो थोड़ा सा बन रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो मेरे मन में एक तो सवाल आ रहा है, जैसे इन्होंने कहा कि शादी से पहले जांच है जरूरी, और ये बहुत आम हो गया है और बहुत बड़ी तादाद में शादियां आज चल नहीं पा रही हैं। मैं तो भाई के पास देखता रहता हूँ कि जिसकी 3-4 महीने पहले भी शादी हुई होती है वो भी प्रॉब्लम लेके आता रहता है ना, मतलब बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। नहीं, हमारे साथ ऐसे, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, हमारे साथ ऐसे भी हुआ कि शादी के 15 दिन पहले हमारे पास कोई आया और उसने बताया कि उनको ये डाउट है। तो क्योंकि वो कंसल्टेशन लेते हैं, मेरे को थोड़ा सा पैसा देते हैं मेरे से मिलने का, मेरे से बात करने का, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनको गाइड करूं, जो अपना एक्सपीरियंस है उनके साथ शेयर करूं। तो मैं उनको बताता हूं कि भाई कई केसेस में, सभी में नहीं, जिसमें मुझे लगता है, मैं लगता हूं कि भाई ये शादी आप मत करो, क्योंकि जितनी बातें आप बता रहे हो उसी में रेड फ्लैग बहुत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे शादी करने की आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि सामने वाली पार्टी जो है, चाहे वो लड़की चाहे लड़का है, वो रिलायबल नहीं है, सही नहीं है, उनका बैकग्राउंड मतलब कुछ पता नहीं है, और कल को वो कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ। तो आपको नहीं करनी चाहिए शादी। लेकिन लोग, मुझे नहीं पता उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है उस समय, बट वो कर लेते हैं शादी। लेकिन बाद में फिर वही 10 दिन बाद लौट के आते हैं कि जी आपने कहा था हमें और आपकी बात नहीं मानी, तो हमें अब सजा मिल रही है, अब लड़की या लड़का हमारे साथ ऐसा कर रहा है। इसलिए आपकी टैगलाइन है कि शादी से पहले जांच है जरूरी। शादी से पहले जांच है जरूरी। तो ये तो हो गई प्रेजेंट की बात। अब हम चलते हैं आज से 50-60 साल पहले। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, एक ब्रेक ले लूं छोटा सा जाके। तो एक ये ब्रेक ले रहे हैं, तब तक मैं भाई साहब से पूछूंगा। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, तब तक मैं भाई साहब से पूछूंगा कि जो मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, और आई होप कि आपको भी वो सवाल बहुत अच्छा लगेगा, और फिर आप कहेंगे कि हाँ सवाल तो वाजिब है, सवाल तो है, और ऐसा आखिर चेंज क्या हो गया। हाँ जी भैया, क्या हो गया? अच्छा, एक बात और मैं बता रहा था आपको, जैसे मैं ये अभी उठा के लेके गया, तो कई बार हम देखते हैं कि जो आदमी लोग होते हैं, मेल होते हैं घर में, वो खाना खाते हैं अपनी प्लेट टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे या सेंटर टेबल पे छोड़ देते हैं इस तरीके से, और वो उम्मीद करते हैं कि उनकी बीवी, बहन, माँ या बेटी ये उठा के लेके जाएंगी। तो भाई क्यों, जैसे मैंने उठाई है तो वो क्यों नहीं उठा सकते? तो उनको भी यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। वाह 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 वाह, सही लिखा है उसने। तो ये चीजें चल रही थी। अभी एक वो थोड़ा सा गाजर पाव हमारा चूंकि बन रहा है, जल ना जाए, तो ये देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये पॉडकास्ट नहीं है, ये एक ब्लॉग है। और आज संडे था, हम खाली थे, भाई ने कहा कि चलो ऐसे करते हैं, मैंने ठीक है आते हैं करते, और गाजर पाव बन रहा है। और हमने सोचा कि पहली बार गाजर पाव बनाते बनाते एक हम ब्लॉग बनाएंगे। तो हम ब्लॉग में ये बना रहे हैं, क्योंकि मैंने सारा कुछ दिखाया आपको उस वक्त, राहुल भाई कैसे बना रहे थे, गाजर को कैसे मेल्ट कर रहे थे, फिर वो सारा प्रोसेस, फिर बीच बीच में जैसे हमें समय मिल रहा है, हमने खाना भी खा लिया, बट खाने की हमने वीडियो नहीं डाली कि ठीक है अच्छा नहीं लगता थोड़ा, तो खाना हमने ऑफ कैमरा खाया। उसके बाद में फिर हम यहाँ बैठ गए, क्योंकि वो उसको मेल्ट करना होता है। अब मेरे मन में एक सवाल है, और वो मैं राहुल भाई से पूछूंगा, और आप भी वो अभी सुनेंगे वो सवाल, और वो बड़ा वैलिड सवाल है। जैसे कि अभी राहुल भाई ने बताया कि भाई शादी से पहले जांच है जरूरी, बंदा जांच करा लेता है और उसको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। ये इन्होंने एक किस्सा ऐसा भी बताया कि ये अपनी तरफ से बता देते हैं कि भाई ये आपके लिए कंफर्ट नहीं रहेगी शादी, तो आप मत करो इस शादी को। उसके बावजूद भी वो जो लोग होते हैं वो शादी कर लेते हैं, फिर वो बाद में आते हैं पछताते हुए कि यार आपने मना किया था, हमने शादी कर ली और अब इसका ये रिजल्ट निकला है। तो सब कुछ छानबीन करने के बावजूद भी कई बार देखा गया है कि गलत डिसीजन हो जाते हैं। लेकिन आज से 50-60 साल पहले, अब राहुल भाई आ गए हैं, सवाल मेरा आ चुका है, तो आ जाइए भाई साहब। जी, तशरीफ रखिए। धन्यवाद। तो जैसे कि आपने बताया कि छानबीन हो गई, मैंने सारा कुछ बता दिया, उसके बावजूद भी आप मना करते हैं उसको, फिर वो शादी कर लेते हैं, फिर महीने 1.5 महीने बाद आते हैं, कहते हैं ये दिक्कत है, और उसके बावजूद फिर वो उनकी गलती होती है। आज से 60 साल पहले हम पीछे जाते हैं, और 50 साल भी पीछे जा सकते हैं। उस दौरान ये दौर था, आज तो खैर ऐसा है कि अगर जेन्युइन तरीके से भी शादी हो रही हो तो लड़का लड़की के माँ बाप मिलते हैं, फिर लड़का लड़की भी मिल लेती है, कई फोन पे कई बार बातें भी शुरू हो जाती है ना, कई बार नहीं हो ही जाती है, 100% चल रहा है तो आजकल। ठीक है चलो,
ये अच्छा है, इसमें कोई गलत नहीं है। हाँ हाँ, वो एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है ना। और उसके बावजूद भी वो, मैं देखता हूँ कि इस तरीके के रिश्ते मैंने भी बहुत देखे, आपने भी बहुत देखे होंगे, वो फिर भी चल नहीं पाते हैं। लेकिन 50-60 साल पहले कोई पेरेंट्स होते थे, वो अपने बच्चे की शादी तय कर देते थे, और तय करने के बाद में बड़े बूढ़ों में शादियां तय हो जाती थी, और लड़के को लड़की तब देखने को मिलती थी जब वो मतलब शादी करके ले आते थे घर में, और पहली बार वो उसको तब देखते थे। मतलब कोई कनेक्शन नहीं, कोई मतलब उनका कोई फैमिली, यहाँ तक कि मैंने तो ऐसे भी सुना है कई लोगों से कि अगर उस जमाने में किसी की शादी हो जाती थी तो वो लड़का और लड़की उस गली को छोड़ देता था। मतलब उनके पेरेंट्स का इतना सख्त निर्देश हुआ करता था कि भाई अब तेरा रिश्ता उधर से लग गया है, तुझे उस गली से नहीं निकलना है। और लड़का भी मानता था और लड़की भी इस बात को मानती थी, लेकिन वो शादी तो बड़ी सक्सेस होती थी। उसका कारण है, हाँ, उसका कारण है कि आप जब वो शादी होती थी तो हाँ, मेरा सवाल यही है कि तब में और अब में क्या चेंज है। हाँ, उसमें बहुत चेंज ये है, मेन चेंज जो है कि उस समय शादी सक्सेस क्यों होती थी, आज क्यों नहीं होती है। उसके 2-3 मेन रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि जब आपने, जैसे आपने खुद ही बताया कि शादी में उस समय शादी से पहले मिलने का रिवाज नहीं था, एक दूसरे को देखने का रिवाज नहीं था। जहाँ तक मैंने सुना है और लोगों ने मुझे बताया, बड़े लोगों ने, सीनियर लोगों ने बताया, तो उसमें एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखी नहीं जाती थी। तो शादियां यहाँ तक कि आज तो हम शादी करते हैं तो हम, चलो बहुत सारी फैमिली ऐसी है फोटो में भी देख लेती है, फिर नंबर शेयर हो जाते हैं, शक्ल भी नहीं देखते थे। मतलब लड़के को ये भी नहीं पता होता था कि जिससे मेरी शादी होने जा रही है वो लड़की कैसी है, गोरी है, काली है, मतलब कैसी है, उसको कुछ नहीं पता होता था। पेरेंट ने उसके कह दिया कि भाई तेरी यहाँ शादी हो गई, क्योंकि मेरी फैमिली में ऐसी शादियां हुई है मुझे पता है, तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि तो उसमें क्या होता था कि जब लड़की लड़के की फैमिली में आती थी तो जॉइंट फैमिली होती थी, परिवार में ज्यादा लोग होते थे, ठीक है, परिवार में सारे लोग इकट्ठा रहते थे, एक ही किचन होती थी, और 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 लोग घर में रह रहे होते थे। घर भी छोटे होते थे, घर छोटे होते थे, और फैमिली वाले लोग होते थे सारे। तो उनको, जो लड़की को है ना, उसको एडजस्ट होने में दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि इतना पैम्पर किया जाता था उसको बहू के तौर पे। और कई दिनों तक तो मुझे लगता है कि हस्बैंड को मिलाया ही नहीं जाता था, हस्बैंड वाइफ आपस में मिल ही नहीं पाते थे कि भाई एक दूसरे से बात कर सकें, या उनको बात करने का मौका निकालना पड़ता था। और कई बार तो वो एक दूसरे को देख भी लेते थे तो उसमें भी वो खुश हो जाते थे कि चलो एक दूसरे का चेहरा देख लिया, हस्बैंड वाइफ की बात, मतलब दूर से, ये हस्बैंड वाइफ की बात, हस्बैंड वाइफ की बात कर रहा हूँ। हस्बैंड वाइफ दूर से चेहरा भी देख लेते तो उनको खुशी हो जाती है कि लो जी मेरा पति ये दिखता है, ऐसा दिखता है, और मेरी पत्नी ऐसी दिखती है। और पत्नी भी नजरें नहीं मिलाती थी पति के साथ, और पति भी नजरें नहीं मिलाता था ज्यादातर। तो इस तरीके का एक पर्दादारी थी। उस पर्देदारी का फर्क ये पड़ा कि धीरे 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 उनका प्यार डेवलप होता था, और जब प्यार डेवलप होता था तो प्यार का परिणाम आ जाता था, बच्चा हो जाता था, ठीक है ना। तो वो फिर बच्चे को संभालने में लग जाती थी। काम, भाई महिला है तो काम ज्यादा होता नहीं था बाहर कोई, क्योंकि इतना सारा एक्सपोजर नहीं था, इतनी बड़ी मार्केट हमारी बनी नहीं हुई थी, कोई जॉब नहीं थी ऐसी कोई कि भाई कहीं बाहर जाके जॉब करनी है, कुछ काम करना है। पहले तो हाउस वाइफ ही ज्यादातर हाउस वाइफ ही होती थी, तो वो घर में ही रहती थी। तो बच्चा हो गया एक बार, ठीक है, फिर 1-2 साल बाद दूसरा बच्चा हो गया, तो वो बच्चों को पालने पोसने में टाइम निकल जाता था। और इस तरीके से फिर बड़े हो जाते थे, और फिर बड़े हो गए, फिर बच्चों का काम, स्कूल जाना है, ये करना है, वो करना है, तो इस तरीके से टाइम निकलता जाता था। और एक रीजन तो ये है। दूसरा रीजन है कि आदमी के पास किसी दूसरी औरत के पास जाने के मौके नहीं होते थे, क्योंकि एक दूसरे को लोग जानते होते थे, गांव में रहते थे ज्यादातर, छोटे शहरों में, छोटे शहरों में रहते थे, बड़े शहरों में भी रहते थे। तो अच्छा, एक सेकंड रोको, अपनी बात अपनी रखना। आपने कहा था कि मौके नहीं होते थे और एक दूसरे को जानते नहीं थे, ठीक है। उस दौरान इतने मौके थे लोगों के पास, ना सीसीटीवी हुआ करते थे, ना फोन हुआ करते थे, लेकिन फिर भी लोग डरते थे। आज सीसीटीवी भी है, फोन भी है, टेक्नोलॉजी कम से कम 50 गुना वहां से आगे आ गई, लेकिन आप जानते हैं कि आज क्या चल रहा है, अगर किसी को मिलना हो तो वो मिल ही लेता है। तो एक ये क्या फर्क आया और वो कैसे फर्क आया? मैं उसका वही बता रहा हूँ आपको कि एक तो अवेलेबिलिटी नहीं थी। अवेलेबिलिटी का मतलब है कि
लड़की के लिए बहुत सारे लड़के लाइन में नहीं लगे होते थे कि भाई पति के अलावा भी वो किसी और को देख ले। वो पति को ही प्रॉपर नहीं देख पाती थी, औरों को किसको देखना उसने। ऐसे ही पति अपनी बीवी को ही नहीं देख सक पाता था, तो एक दूसरे को देखने के चक्कर में रहते थे, एक दूसरे के चक्कर में रहते थे, बाहर कोई जाने का मौका ही नहीं मिलता था। ठीक है, उस समय कोई ऐसा फंडा ही नहीं था, ठीक है, कि भाई एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर करनी है दूसरे। और दूसरा एक सबसे जो जरूरी बात है, जो आपकी बात का जवाब है इसमें, कि लोग रिश्तों की अहमियत समझते थे, रिश्तों की इज्जत करते थे। अगर एक परिवार में एक बहू आई है तो वो परिवार की बहू नहीं है, वो सारे मोहल्ले की बहू है, वो सारे गांव की बहू है। तो अगर बहुत दूर एक लड़का भी उस बहू को देख रहा है तो वो भी उसको माँ की नजर के देखेगा, बड़ी भाभी की नजर से देखेगा। तो वो ये नहीं देखेगा कि मुझे इस पे लाइन मारनी है, इसको पटाना है या इसके साथ कुछ गलत करना है मेरे। तो माहौल के साथ साथ नजरें भी चेंज हुई हैं। यस यस यस, आजकल तो घर में ही सुरक्षित नहीं औरत या आदमी सुरक्षित नहीं है। ठीक है, आजकल डिजायर बहुत बढ़ गई है। तो ये बड़ा फर्क आया है। इसीलिए मैं जब शादी की बात करता हूँ, जब मैं ये कहता हूँ कि शादी आपकी कैसे चलेगी, तो उसमें एक पॉइंट जो सबसे मैं ऊपर रखता हूँ वो है रिस्पेक्ट। अगर दो लोगों के बीच में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है तो रिस्पेक्ट से प्यार पैदा होता है। प्यार बच्चा है, रिस्पेक्ट माँ है। ठीक है, माँ बच्चे को पालेगी, माँ बच्चे को पालेगी। तो जो इज्जत है, जो आप एक दूसरे की, कल को मान लो आपकी शादी हो, अगर आप अपनी बीवी की रिस्पेक्ट करते हो तभी आप उससे प्यार कर सकते हो। अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते तो प्यार भी एक दिन खत्म हो जाएगा। हो सकता है वो प्यार हो लेकिन वो जिस्मानी हो, वो आत्मा वाला प्यार ना हो। ठीक है ना? कहने का मतलब ये रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। तो उस समय लोग एक दूसरे की रिश्तों की इज्जत करते थे। आज भी मैं, मतलब मुझे नहीं पता मैं पुराना हो गया हूँ या कैसा हूँ, लेकिन मैं जितनी भी मेरी भाभियां हैं, मतलब रिश्ते में मेरी भाभियां लगती हैं मेरे, मतलब कजिन्स की, मैं ब्रदर तो एक ही हूँ, है नहीं सगा, लेकिन जो मेरे ताए थे उनकी बहुएं थी, जो भाइयों की बीवियां थी, उनके मैं आज भी पैर छूता हूँ अगर मिलती है मुझे तो। हालांकि मिलना कम हो पाता है, लेकिन जब मिलते तो हम पैर छूते हैं उनके, जो मुझसे बड़ी है। तो अगर वो मेरा भाई मुझसे 2 साल भी बड़ा है और उसकी बीवी है, चाहे उम्र में मेरे से छोटी हो, मेरे लिए वो माँ के समान है, वो मेरी भाभी है, मेरी माँ के समान है, तो मैं उसके पैर छूऊंगा। आज भी गांव में चले जाओगे तो आज भी बहुत सारे ऐसे परिवार आपको मिलेंगे यहाँ पे भाभी को माँ के समान समझा जाता है और उसके पैर छुए जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो तब भी भाभी, बहनें, सिस्टर, या जो रिश्ते तब थे वो रिश्ते आज भी हैं, बल्कि रिश्ते सारे हैं, लेकिन बस हमारा जो है नजरिया बदल गया। हम मेट्रोलाइज तब हम पर्दे में भी पर्दा कर लिया करते थे और आज हम सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं करते। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि तब ना टेक्नोलॉजी थी। मान लो आज मैं कहीं किसी के घर जाता हूँ या आप कहीं किसी के घर एक्सपायर जाते हैं, अगर उसके मोस्टली घरों पे सीसीटीवी लगा हुआ है, ठीक है, जो अफेयर वगैरह आप इतने चल रहे हैं, जो आप करते ही रहते हो डिस्कस, और उसके घर के बाहर भी सीसीटीवी लग रहा है और उसके गली में भी, मतलब कहीं ना कहीं सीसीटीवी लगा हुआ होता है, या मान लो हम कहीं एक्सवाइजेड होटल में जाते हैं वहां पे भी सीसीटीवी लगा, और ये हमें पता है कि ये सारी चीजें लग रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारा चीज चल रहा है। तो सिर्फ ये मैं कहूँगा सोच और नजरिए का ही है। तो इसमें अब शर्म नहीं रह गई है, रिश्तों में शर्म नहीं रह गई है। अभी शर्म खत्म हो गई है। अभी लोग सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उनको सिर्फ अब उनको क्या चाहिए वो सोचते हैं। अगर जैसे सीसीटीवी की बात करो, कोई अगर लाके भी, जैसे हम तो केसेस देखते ही हैं, कोई सीसीटीवी लाके भी दिखा देगा, देख भाई तू इसके साथ यहाँ पे गया था, तो वो मानता ही नहीं है, वो कहता है क्या था तो क्या एआई आ गया है। नहीं, एआई तो चलो एक अलग बात है, हर चीज में एआई तो नहीं, अभी नहीं उसको पता होता है कि ये सही बात है, लेकिन वो झुटलाने की कोशिश कैसे झुटलाऊं। हाँ, और अगर झुटला नहीं पाता तो वो बेशर्म हो जाता, वो कहता हाँ यार गया था तो गया था, क्या कर लोगे मेरा। पहले क्या होता था, जैसे ये पहले के मैंने किस्से सुने कि कोई आदमी कहीं गलत जगह दिखाई दे गया, तो उसके किसी रिश्तेदार ने देख लिया और उसने उसके घर पे आके शिकायत कर दी कि भाई मैंने फला, तो वो व्यक्ति नीचे निगाह होके अपनी गलती मानता था, वो बहस नहीं करता था, क्योंकि उसको पता लगता था। या जैसे XYZ
कई बार ऐसा होता था कि हम जब छोटे थे तो हम कई बार स्टेशन था, रेलवे स्टेशन उधर चले जाते थे, तो वहाँ कुछ लोग खड़े होकर सिगरेट पीते थे। तो हम वहाँ सिर्फ इसलिए नहीं खड़े होते थे कि यार हमारा कोई रिश्तेदार निकल के गया और उसने देख लिया और उसने घर पे जाके कह दिया, तो वो जो एक शर्म और जो हया थी वो हमारे अंदर है, थी, मतलब अभी भी है वो, और अभी भी बहुत सारे लोगों के अंदर है वो चीजें, तो वो चीजें खत्म हुई है। इसीलिए सारी चीजें उसको कनेक्ट कर सकते हैं बीवी के साथ, वाइफ के साथ, रिश्तों के साथ। लेकिन अभी जो मोस्टली प्रॉब्लम आ रही है वो शादियों में प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए भाई कह रहा है कि शादी से पहले इन्होंने एक नारा दिया है कि शादी से पहले जांच है जरूरी। मैं नहीं कहता कि उस जांच से आपका 100% रिजल्ट मिलेगा, लेकिन हाँ ये आपको बता देंगे कि ऐसा होने वाला है। नहीं, उसमें क्या है, अगर शादी से पहले आपने जांच कर ली, उसका फायदा आपको ये मिल सकता है कि आपको एक सामने वाले के बारे में पता चल जाएगा। तो पहला तो ये पता चलेगा कि जो उन्होंने बताया वो सही है या नहीं है। अगर वो सही है तो एक आपका बॉर्डर क्रॉस हो गया, रिश्ते की नींव अच्छी रखी, नींव अच्छी रखी गई कि जो उन्होंने बताया वो सही है। ठीक है। दूसरा, अगर उनके बीच में कोई कमी है वो आपको पहले से पता चल गई। अगर वो कमी ऐसी है जो जिसमें आप जिसके साथ आप एडजस्ट कर सकते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, आप एडजस्ट कर लो क्योंकि आपको पहले से पता है। लेकिन अगर आपको वो चीज बाद में पता चलती है तो वो आपको बड़ा बुरा लगेगा कि यार इन्होंने पहले क्यों नहीं बताया मेरे को। तो मतलब पहले से अपने आप को आप संभाल सकते हो जान करके। और कुछ चीजें जो आजकल फ्रॉड चल रहे हैं, डॉली की डोली जैसे किस्से चल रहे हैं, जैसे मैं सुनता हूँ कि कोई बात जब बाद में पता लगती है तो लोग कहते हैं यार हमें पहले पता लग गई थी तो हम ऐसा नहीं करते। मेरे पास जितने भी पोस्ट मैट्रिमोनियल केस आते हैं जो शादी के 6 महीने, साल, 2 साल तक के आते हैं, उसमें हर आदमी, चाहे वो औरत आती है हमारे पास, चाहे आदमी आता है, वो कहता है जी आपसे जांच करा ली होती या कोई हम जांच कर लेते तो हमें ये नौबत नहीं आती। ये हर कोई आके कहता है और बड़ा दुख लगता है हमें, क्योंकि शादी जब टूटती है, शादी सिर्फ टूटती नहीं है, बंदे का दिल भी टूटता है, बंदे का मन भी टूटता है, 2 परिवार टूट जाते हैं, बंदे के इमोशन जुड़े होते हैं, वो इन्वेस्ट करता है। आप शादी करते हो तो आप इमोशनली बाउंड हो जाते हैं सामने वाले के साथ, आप फिजिकली बाउंड होते हो आपको सामने वाले के साथ, अपना 100% देने की कोशिश करते हो या सामने वाला आपके साथ देने की कोशिश करता है। तो जब कोई भी ऐसा किस्सा होता है तो उसका इफेक्ट जो है आपकी पूरी फैमिली पे या पूरे समाज पे पड़ता है किसी न किसी तरीके से। तो देखो भैया, हलवा बनाते बनाते, गाजर पाव बनाते बनाते कितनी बढ़िया ये जानकारी हमें और आपको मिल रही है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। वरना अगर आप इनसे बात करने की वैसे कोशिश करेंगे तो उसका आपको पे करना पड़ेगा। आप पे करोगे टीम से, प्रिया या पूजा या मतलब कोई एक्सवाइजेड कोई भी कंपनी की एम्प्लॉय वो फ़ोन उठाएगी, फिर वो आप इनका समय लोगे और समय लेने के बाद फिर आप इनसे डिस्कस कर सकते हो। अब समय भी डिपेंड करता है कि कब का मिलेगा, लेकिन ये आपको बढ़िया जानकारी मिल रही है। बट ये गाजर पाव की बदौलत मिल रही है, ये कोई अपने पॉडकास्ट नहीं कर रहा है, ये हम ब्लॉग बना रहे हैं। तो यही है कि भाई जब हम शादी करते हैं सभी लोग छानबीन करते हैं, जो लड़की के पेरेंट्स होते हैं वो भी करते हैं, जो लड़के के पेरेंट्स होते हैं वो भी करते हैं। उसके बावजूद भी वो चीज़ें नहीं देख पाते जो एज ए एक डिटेक्टिव देख लेता है या वो बता सकता है आपको। तो इसीलिए इनका नारा है कि शादी से पहले जांचें जरूरी। तो अब गाजर पाव कहाँ तक पहुँचा ये अभी देखना है। अभी हालांकि मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था, मुझे बड़ा स्वादिष्ट लगा और मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो देखूंगा, कोशिश करूंगा कि मुझे काफ़ी अच्छा लगे। ये क्या हो रहा है वैसे? अच्छा, तो ये हम घी निकाल दें इसमें, क्योंकि हमें हम मापेंगे तो थोड़ा सा वो लगेगा। तो ये है देसी घी। ये हम अगर थोड़ा थोड़ा घी हम यहाँ पे डालेंगे, तो डालेंगे हम इधर के साथ, और यहाँ से
यहाँ से हम ये ब्रश लेंगे और एक छोटा चम्मच ले लेते हैं हम। ये छोटा चम्मच लिया हमने और ये हमने घी यहाँ पे डाल दिया। और इसका हमें पता नहीं इसकी ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, बट अभी हम दोनों को ग्रीस कर लेते हैं। अगर हमारा जो गाजर पाट है वो ज़्यादा होगा तो हम ये तीसरे में भी डाल देंगे। तो ये हम ग्रीस कर देंगे ऐसे। ताकि जो हमारा गाजर पाट है वो नीचे नहीं लगेगा बिल्कुल। जब हम इसके टुकड़े करेंगे, बर्फी करेंगे, पीसीस करेंगे तो ये आराम से निकल जाएगा। हम देसी घी इस्तेमाल करेंगे इसको बनाने के लिए। तो जैसे हमने आरओ का पानी लेंगे इसमें। ये 1 लीटर का होता है तो हम आधा लीटर, क्योंकि हमने करीब 600 ग्राम पानी होगा। हमने पानी इतना लेना है कि ये सारी चीनी उसके अंदर भीग जाए। ओके। देखिए अभी चीनी थोड़ी सी रह गई है। अगर हम इसको हाँ भीग गई है, पानी और की जरूरत है नहीं है, ये चीनी पूरी भीग गई है पानी में। इतना ही पानी डालना था, मतलब जितनी चीनी हो उसका आधा पानी डालेंगे तो जो शुगर सिरप है वो अच्छी बनेगी, चाशनी जिसको बोलते हैं। क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट मीठा नहीं डालेंगे, हम इसकी चाशनी बनाएंगे। और चाशनी बनाने का फ़ायदा ये होता है कि जब बर्फ़ी जमेगी तो बहुत अच्छी जमेगी और उसके पीसेस जो बनेंगे तो बहुत अच्छे बनेंगे और खाने में भी अच्छा लगेगा। और इसका एक फ़ायदा और होता है कि ये ज़्यादा लंबे समय तक हम इसको रख सकते हैं स्टोर करके। तो इसलिए हम ये चाशनी बना रहे हैं। इसको भी गर्म किया जाएगा? हाँ हाँ, इसको गर्म करेंगे अभी। ये भी इसको हम अभी इस पे गर्म करेंगे, क्योंकि अभी हमें यहीं पे खड़े रहना पड़ेगा। चाशनी भी तैयार होती रहेगी साथ के साथ। ये हमारा एक स्टैंड है, ये ऐसे रखने का, इसमें हम ऐसे रख देते हैं। इसको भी हम ऐसे रख सकते हैं, ये अच्छा लगेगा। इसको हम हटा सकते हैं यहाँ से हम। एक्चुअली क्या है कि अगर आप किचन में काम करते हो तो आपको एक चीज़ का ख्याल और रखना है कि आपकी किचन नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। और साथ के साथ आप उसमें जब भी आपको टाइम मिलता है आप सफाई करते रहो, ताकि आप अगर अपनी वाइफ की हेल्प कर रहे हो, अपनी बहन की या माँ की हेल्प कर रहे हो, तो उनको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई आपने काम में तो हाथ बटाया लेकिन किचन को तहस नहस कर दिया आपने, तो वो काम करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको उनका हाथ बटाना है, अगर आपको किचन में काम करना है, तो आपने जैसे किचन ली थी वैसे ही किचन उनको सौंपनी पड़ेगी, वैसी ही किचन आपको देनी पड़ेगी। आपने देखा होगा कि मैंने जो भी बर्तन मैंने किए उनको मैंने साफ़ करके वापस रख दिया है और यहाँ पे कोई भी मैस नहीं किया मैंने, सारा साफ़ सुथरा है। और मेरी आदत भी है कि मैं सब, जैसे अभी मैंने ये लिया तो जहाँ से मैंने ये उठाया
मैं इसको वहीं वापस रख दूंगा। ये मैंने इसको बंद किया और इसको मैंने वैसे ही वापस रख दिया। तो और हमने बर्फी जमाने के लिए हमारे पास ये 2 हैं एल्युमिनियम के, हम इसको भी तैयार कर लेंगे। इसको थोड़े से ये गंदे हैं तो हमें इसको साफ करना पड़ेगा किसी कपड़े से। हम एक कपड़ा लेते हैं साफ सा और इनको हम इसमें जो पानी लगा हुआ है वो साफ कर लेते हैं इस तरीके से। ये बहुत ज़रूरी है साफ करना। एक तो हाइजीन मेंटेन करना है आपको, और एक जो है इसके ऊपर क्योंकि आपको घी लगाना पड़ेगा बाद में, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप चीज़ें साथ के साथ करते रहें। इन दोनों के अलावा भी हमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमारे पास काफ़ी ये है, तो एक कुछ मेरे को और लेना पड़ेगा कुछ। बस बंद करो इसको। देखते हैं कि गुरुजी कहाँ तक पहुँचे और अभी क्या कर रहे हैं। तो चलो चलते हैं। 5 घंटे कंटिन्यू हो चुके हैं भाई, 5-6 घंटे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी भी गाजर पा बना हो। तो देखते हैं कि बना या नहीं बना। गुरुजी से बात करने की कोशिश करेंगे। तो कहाँ हैं गुरुजी? हाँ जी भैया, कहाँ तक पहुँचे? हाँ, कहाँ तक पहुँची है? तो देखिए क्या हाल चाल है आपके? बताता हूँ। देखो ये सारा जो है ऑलमोस्ट सूख गया है, हाँ। लेकिन इसमें आप देखोगे जैसे हम ये कर रहे हैं, तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब आप बर्फी बना रहे हो गाजर की, हाँ। या गाजर पाक बना रहे हो, तो इसमें से सारा दूध आपका सूख जाना चाहिए। ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। अगर इसमें दूध नहीं सूखेगा हाँ। तो फिर जो बर्फी है वो जम नहीं पाएगी। अभी इधर लाके दिखाऊं जरा, ये बुलबुले उठ रहे हैं ना, ये वाले, तो ये भी सूखने चाहिए। ये जो भाप जा रही है अभी, ये उसी की जा रही है। दूध जो सूख रहा है, खोया बन गया है। तो खोया आपने इसमें कुछ डाला नहीं है बाहर से, ये दूध और गाजर हैं, और हमने जैसे बताया था कि दोनों की हमने सगाई करा दी है। अब ये मिक्स हो गया। अब दुनिया की कोई भी ताकत इन दोनों को अलग नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए, है ना? वाह, दुनिया की कोई भी ताकत इन्हें अलग नहीं कर सकती, लेकिन आज के लोग तो खुद ही अलग होने के लिए भागे फिर रहे हैं। देखो वो उनकी अपनी सोच है, ठीक है। अच्छा, इधर हमारी जो चाशनी है, जो शुगर सिरप है, वो भी तैयार हो गया है, वो रेडी है इधर जाने के लिए। देखिए कितना चमकदार हो गया, बढ़िया, ठीक है। और हम थोड़ी देर में इसमें अभी गुंजाइश है थोड़ी सी, अभी 2-4 मिनट इसमें और लगेंगे, क्योंकि इसका अभी ना सूखा नहीं है, अभी इसके अंदर है थोड़ा सा पानी अभी तो गीला। भैया कहीं ऐसा तो नहीं पिछले जन्म में आप कोई शेफ वेफ हो, बहुत अच्छे, मतलब एक बहुत बड़ा 7 स्टार होटल चलाते हो, तो ये कहाँ से मतलब आया है जी? बताओ ना। देखो ऐसा होता है, ये शौक की चीज़ें होती हैं, कुछ शौक होते हैं आदमी के, वो डेवलप करने होते हैं शौक।
तो देखो जब तक ये बना रहे हैं थोड़ा सा मैं 1 मिनट बाहर का आपको राउंड लगा के आता हूँ। हाँ जी भैया, बना रहे हो? हाँ तो फिर 1 मिनट बाद जब मैं आऊँगा तो तैयार होगा? हाँ। ठीक है, हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि जब 1 मिनट बाद मैं आऊँ तो ये तैयार हो। तो अब हम चलते हैं, आपको मैं चलो दिखाता हूँ थोड़ा सा बड़ा प्यारा सा नज़ारा आपको। अब मैं आ चुका हूँ बालकनी में और ये हमारा छोटा सा गार्डन है। तो रोज़ सुबह को हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं, अच्छा लगता है। और आज संडे है तो राहुल भाई का प्लान था कि भाई इस तरीके से ऐसे ऐसे चलो आज आ जाओ बनाते हैं ये। तो मैंने सोचा क्यों ना इस संडे को अच्छा मतलब बिताया जाए। और ये ना आगे पार्क है पूरा अच्छा सा, तो बड़ा अच्छा यहाँ पे लगता है जब भी आता हूँ मैं। तो छोटे छोटे ये पौधे, अब आई डोंट नो, मुझे ये पता नहीं कि कैसे पौधे हैं ये, तो बट जिस चीज़ के भी पौधे हैं तो ये बहुत अच्छे लगते हैं मुझे पौधे। और जब अब चूँकि बनाने वाले के ऊपर भी बड़ा डिपेंड करता है, तो ये अच्छे से सजाए गए हैं पौधों को। तो चलिए, ये मैंने दिखा दिया आपको। अब चलते हैं दोबारा से अंदर की तरफ। हालांकि धूप बहुत अच्छी लग रही है, मेरा मन नहीं हो रहा यहाँ से जाने का कि मैं जाऊँ यहाँ से, लेकिन चूँकि गाजर पाव बन रहा है तो जाना तो पड़ेगा ही भाई। तो इसको कर देते हैं लॉक। आ जा भाई, तेरी ये आई थिंक बहुत दिनों से इसको कर देते हैं बंद। और अब चलते हैं दोबारा से गुरु जी के पास। तो देखा आपने कितना प्यारा व्यू था बाहर का। और अब मैं चलता हूँ दोबारा से। हाँ जी भैया, कहाँ तक पहुँची का? बस होने वाला है अभी। अब इसके अंदर हम घी मिलाने वाले हैं 1-1.5 मिनट में। अच्छा चलो, आप जब तक घी मिलाओ अब मैं कहता हूँ। चलो, अब आपको मैं थोड़ा पीछे दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ घर के पीछे बहुत सारे मोर, मतलब जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, बहुत सारे मोर आते रहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक दिख जाए, अभी शायद वो पेड़ों के बीच में है कहीं पे, तो दिख नहीं रहे हैं। और ये बहुत बढ़िया अच्छा व्यू है ये। मैं जब सुबह उठता हूँ तो लगता है कि हाँ, बड़ा अच्छा सा व्यू है वो। और ये छुटकी सी 2 कुर्सियाँ हैं, तो यहाँ बैठते हैं तो अच्छा लगता है। तो आई थिंक उस वक्त तो बहुत थे, 25-30 थे करीब। चलो, शायद नहीं दिख रहे, सुबह के टाइम दिखाई देते हैं। ठीक है, तो चलते हैं दोबारा से अंदर और देखते हैं कि कहाँ तक पहुँची कहाँ। हाँ जी भैया, कहाँ तक पहुँची कहानी? देखो अभी बस होने वाला है ये, क्योंकि अभी थोड़े थोड़े बुलबुले दिखाओ। ये बुलबुले उठ रहे हैं, ये उठने जब बंद हो जाएंगे तो आप इसमें घी डालेंगे फिर। तो अभी थोड़ी सी कसर है बाकी। चलो ठीक है। तो अभी अब जब हम आपसे मिलेंगे तो हो सकता है कि हम इसको गाजर के, क्या बोलते हैं, गाजर पाक ये तैयार हो चुका होगा और हम इसको इसमें डाल रहे होंगे। और फिर आज हमें मूवी भी देखनी है। इसको हमने ग्रीस कर दिया है, इसको हमने ग्रीस कर दिया है। हाँ, इस तरीके से इसके अंदर हमने देसी घी लगा दिया है। हाँ। और ब्रश कर दिया है इसमें। इसको ग्रीस करना बोलते हैं। तो अब इसका मकसद है कि जब हम इसमें गरम गाजर पाक डालेंगे तो वो धीरे धीरे जब ठंडा होगा तो वो जम जाएगा, बर्फ़ी की शक्ल ले लेगा, मतलब पीसेस उसको काट सकते हैं हम। तो फिर वो निकलने में आसानी होगी। अगर हम ये नहीं लगाते ग्रीस करते तो वो नीचे जम जाता, तो फिर वो मज़ा नहीं आता, फिर वो खुरचना पड़ता हमें।
तो इसलिए इसको ग्रीस करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस गाजर पा अभी तैयार हो जाएगा और मैंने अभी थोड़ा सा टेस्ट तो किया था, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और अभी हम फिर जब पूरा तैयार हो जाएगा तो फिर खाने की कोशिश करेंगे कि कैसे लग रहा है, उसका टेस्ट क्या है और मैं कितने नंबर दूंगा उसको। ये सारा कुछ डिसाइड मैं तभी करूंगा। अब आपसे मिलेंगे हम गाजर पा बनने के बाद। तो देखो अब इसका जो सारा सूख गया पानी वानी, जो भी दूध था, अब इसके अंदर खोया रह गया है और दूध जो है खोआ बन गया और गाजर उसमें मिक्स हो गई है। अब हम इसके अंदर ये घी डालेंगे। थोड़ा सा भी छोड़ लेते हैं, कम डालते हैं पहले। अभी हम इसको इस में तो अब जो बाकी बचा घी है वो भी हम इसमें थोड़ा सा डालते हैं ताकि ये अच्छे से भून जाएगा और इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आएगा। तो पहले हमने गाजर और दूध को मिक्स किया, दूध का खोया बन गया और गाजर के साथ मिक्स हो गया। अब जो खोया और गाजर थी उसको हम देसी घी में भून रहे हैं और उसके बाद एक पड़ाव और रह जाएगा, वो होगा इसके अंदर जो हमने साइड में शुगर सिरप मलाई है वो हम इसके अंदर मिलाएंगे। ये हम तब तक चलाएंगे जब तक इसमें से घी ये छोड़ नहीं देता। तो दोस्तों ठीक है, अभी हम गुरुजी गए किचन के अंदर, अभी हम चलते हैं और अभी इस बातचीत के सिलसिले को यहीं रोकते हैं और अभी हम चलते हैं किचन के अंदर, देखते हैं कि वो अभी क्या कर रहे हैं। चलो चलते हैं। हाँ जी भैया, क्या कर रहे हो अब? तो देखो भैया, अब आप ये करीब करीब आधा रह गया है। हाँ। तो काफ़ी दूध जो है खोआ बन गया है। अरे इसका तो कलर भी बदल गया। कलर बदल गया है इसका। हाँ ठीक है। हाँ। अभी ये बढ़िया हो रहा है। अब हम दूसरा प्रोसेस शुरू करेंगे अपना। हाँ। ये है वो प्रोसेस, ये हमने बढ़िया से धो के साफ करके ये रखी हुई है और ये है शुगर, चीनी। तो हम इसमें अब चीनी का हमने माप ले लिया। इसके अंदर हम कितनी चीनी है ये? ये करीब 800 ग्राम होगी। हम इसके अंदर करीब 1.25 किलो चीनी डालेंगे। ओके। ठीक है। थोड़ा मीठा अच्छा होगा ना तो अच्छा लगेगा। तो जब मीठा खा रहे हैं तो मीठा खा रहे हैं फिर मीठा खा रहे हैं तो मीठे के तरीके से खाएं। मीठे के तरीके से खाएंगे, फिर कंजूसी क्या करनी। तो ये हमने करीब करीब 1.25 किलो ये हमने चीनी ले ली है। इसको हम वापस कर देते हैं। जी भैया, कहाँ तक पहुँचा आपका सीन? तो हमारा जो ये है, देखो आप भून लिया है ये देसी घी में, आपने इसको अच्छे से भून लिया है और इसने अब घी छोड़ दिया है और अब हमारी चाय भी गर्म हो गई है, हमने गर्म कर लिया दोबारा से। तो अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसको इसमें डालना, इसको बंद कर देते हैं अब हम
और इसको हम अब डालना शुरू करते हैं इसके अंदर। थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत है क्योंकि ये उछलता है। हाँ जी भैया, क्या हुआ फिर अब? तो ये हमारा मिक्स हो रहा है अभी, हम इसको मिक्स कर रहे हैं अभी। ये किस चीज़ में मिक्स किया है? ये जो हमने शुगर सिरप बनाया था उसके अंदर हम मिक्स कर रहे हैं इसको। तो भैया अब ये फाइनल अपने प्रोसेस की तरफ चल दिया है गाजर पाक। तो अब इसका कलर देखो कितना बढ़िया कलर आया, गहरा कलर, इसमें कोई कलर नहीं मिलाया, माइंड योर स्टेप्स। और कितना बढ़िया चमकदार कलर आया इसमें देखो। और ये खाने में देखो बेहतरीन लगेगा। देखिए दानेदार गाजर पाक, गाजर की बर्फी कह सकते हो आप। तो ये अब हम इसको जो है मिक्स हो गया है ये सारा कुछ इसमें। जैन लोग इसके अंदर बादाम और काजू भी डाल देते हैं, काजू तो इसमें अच्छे लगते हैं, बट मैं इसमें कुछ डालूंगा नहीं क्योंकि मुझे लगता है कि जो अगर काजू खाने तो वैसे ही खा लो, ज़रूरी थोड़ी मिठाई में डाल के खाने हैं। तो मिठाई का जो टेस्ट है, जो इसका टेस्ट है वो प्योर होना चाहिए, उसके अंदर कुछ मिक्स नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं इसमें अभी कुछ डाल नहीं रहा हूँ। तो ये हमारा बनके तैयार हो गया अभी। अब हम इसको ट्रे में हाँ जी भैया। तो गाजर पाक बन के तैयार हो गया। अब हम इसको बस शिफ्ट करने वाले हैं। अब हम इसको अंदर भी शिफ्ट कर देंगे। ज्योति वो उठा लो। ये दो हमारी ये बन गई है और जो ये बच गया है अब हम तो ये थोड़ा सा जो नीचे लगा होता है वो हम इसमें डालेंगे। तो ये हमारा दो ट्रे में गाजर पाक बन गया है। ये अब ठंडा हो जाएगा तो जम जाएगा, तो हम इसके पीसेस काट लेंगे। और ये हमने अभी खाने के लिए गर्म गर्म
कटोरियों में डाल लिया। इसको गजरेले की तरह हम खा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये घी में भुना होता है तो ये और टेस्टी लगता है। तो बताना आप कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और आज संडे हमने यही काम किया है, और आपके कुछ विचार हों जो हमने महिलाओं के लिए बोला, जो पुरुषों के लिए बोला, जो और जो पति लोग इसको देख रहे हों, तो वो कमेंट कर सकते हैं कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। और आपका कोई अपनी फैमिली में अपनी बीवी के साथ जब आप उनका काम में हाथ बटाते हो या नहीं बटाते हो, तो कोई एक्सपीरियंस हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि हम वो एक्सपीरियंस नेक्स्ट वीडियो में हम कोट करें आपका नाम या आपके बारे में, तो वो भी आप हमें बता सकते हो, तो हम उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। तो गाइस अब फाइनली गाजर पाव बन के मेरे हाथ में आ चुका है, और अब मैं इसको टेस्ट करूँगा कि कैसे बना है, और उसके बाद हम देखेंगे फिल्म लक्की भास्कर, क्योंकि आज हमारा प्रोग्राम लक्की भास्कर देखने का ही था। लेकिन हम चूँकि इसमें मेहनत के बाद हमारे हाथ में जो आया है वो ये आया है, और मैं इसको टेस्ट करके देखता हूँ क्या फाइनली ये इस वक्त कैसा बना है। अब ये चलाएंगे हम। बहुत बढ़िया। बाकी में बहुत बढ़िया। और ये खा करके और अब इसको खाते हैं, एंजॉय करते हैं। उसके साथ अब हम फिल्म देखेंगे लकी भास्कर, और लकी भास्कर फिल्म हम देखने देखेंगे लकी भास्कर। और ये हम अभी खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो आप बताना कैसा लगा। चलो यार, अब हो गया बहुत, मिलते हैं बाद में, बाय।